हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ANTS मेडिकल पेपर नंबर 2 केमिस्ट्री सॉल्यूशन। इसमें हमारे चैप्टर रहेंगे, एक हमारा रहेगा इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक इसमें रहेगा पीरियोडिक टेबल। ओके, चलिए तो बेटा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट एनोड रेज। पहला क्या है इसका ऑप्शन, देयर E/M रेशियो इज कांस्टेंट। ओके, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रेसिडुअल गैस, दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ठीक है, देखो अपन जो है सीधा सीधा यहाँ एनोड रेज की बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एनोड रेज हमें कब मिलता है, जब हम यूज क्या करते हैं, पोरस या परफोरेटेड कैथोड। क्या यूज करते हैं, परफोरेटेड। जब कैथोड यूज करते हैं तब हमें दिखाई देता है कि कुछ रेज हमें कहाँ मिलती हैं, बिहाइंड कैथोड। ठीक है, तो अब इसके लिए बात हुई। फिर हम पढ़ते हैं कि जब हम इनका जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो है इनको नाम दिया था कैनाल रेज या एनोड रेज। ठीक है, जब इनको एक्सपेरिमेंट किया, इनके लिए प्रॉपर्टीज की बात की गई, तो हमने देखा कि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज होती हैं क्योंकि ये नेगेटिव फील्ड की ओर अट्रैक्ट होती हैं, नो डाउट। ठीक है, आप जो मेनली है इनकी जो बात करते हैं कि इनका जो E/M रेशियो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसका वेरिएबल होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये नॉर्मली क्या है कि इसमें प्रोटॉन कहीं भी रिलीज नहीं हो रहा है। ये क्या है, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस है। तो यानी कुल मिला के अगर जो बात की जाए तो इसके बारे में एक फाइनली बात करते हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस होते हैं। ठीक, अब उसी की बात कर लेते हैं। तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, रिफ्लेक्ट होंगे। अगला क्या कह रहा है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रेसिडुअल गैसेस। बिल्कुल, जो भी इसके अंदर गैसेस फिल है उनको ये क्या करती है, आयनाइज, यानी कि गैसेस पॉजिटिवली, ठीक है, चार्ज आयंस है, एग्जैक्ट। अब दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन तो रिलीज हो नहीं रहा है। ओके, तो प्रोटॉन रिलीज नहीं हो रहा है, नॉर्मली क्या है कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये एनोड से रिलीज नहीं होती है बिकॉज दीज आर गैसियस आयंस। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम गैसेस यानी कि जो फिल करेंगे, ठीक है, अगर हम जो है गैसियस की बात करेंगे तो इनका जो E/M रेशियो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस। E/M रेशियो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर। अगर हम गैस का जो है नेचर चेंज कर देंगे तो इसका E/M चार्ज अपॉन मास रेशियो भी चेंज होगा। इट मींस E/M रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का अपना आंसर क्या जाएगा, ए। आई होप सभी ने यही आंसर किया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 को रीड कीजिएगा। क्या पूछा है, द पेयर्स ऑफ एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब हम निकालते हैं तो हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर। क्या लिखते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहां देखो सभी के मास नंबर गिवन है। तो अब शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 में हमारे पास कौन कौन से है, एक हमारे पास है कार्बन 612 है और मैग्नीशियम 1224 है। ठीक है, तो इनका ये एटॉमिक नंबर गिवन है और ये इनके एटॉमिक जो मास नंबर गिवन है। तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां अगर देखें तो कितना मिलेगा आपको, 12 - 6 दैट इज 6। ओके, नाउ अगर इसमें निकाले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हमें कितना मिलेगा, 25 - 12 कितना मिला, 12। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है तो हमारा ए आंसर नहीं होगा। ओके, नाउ फॉर बी में हमें क्या क्या दे रखा, देखो सोडियम दे रखा है। ठीक है, 11 23 और फ्लोरीन कितना है, 9 19। अब यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है फाइंड करें तो कितना मिलेगा आपको, 23 - 11 दैट इज 12। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना मिलेगा, 19 - 9 दैट इज 10। तो यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो दीज आर नॉट आइसो जो है क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रॉनिक बोल सकते हैं, इनको आइसोटोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन सी में क्या बोला है, ठीक है, अपने पास सोडियम है और मैग्नीशियम है। सोडियम कितना है, 11 23, ये कितना है, 12 24। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 23 - 11
इट इज 12। यहाँ भी आपको नंबर ऑफ न्यूटन कितना मिलेगा 24 माइनस ऑफ 12 दैट इज ऑल्सो 12। तो दिस पेयर हैज सेम नंबर ऑफ न्यूटन, सो दी आर आइसोटोन्स। ओके, देन द करेक्ट आंसर इज सी। अगर आप चाहे तो ऐसे ही आप डी को चेक कीजिएगा तो डी में अगर चेक करेंगे तो आप देखो क्या दे रखा है आपको 1123 सोडियम और 1939 पोटेशियम दे रखा है। नंबर ऑफ न्यूटन यहां भी फाइंड कीजिएगा, कितना मिलेगा 23 माइनस ऑफ 11 दैट इज 12। ओके, नाउ इसमें फाइंड करें कितना मिलेगा आपको 39 माइनस ऑफ 19 दैट विल बी 20। क्या सेम नंबर ऑफ न्यूटन मिला? नो, तो दीज आर नॉट आइसोटोन्स। ओके, तो देन करेक्ट आंसर विल बी सी। तो 52 का अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है? द ग्राफ दैट डिपिक्ट्स आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहां पे बात हो रही है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक ही, यानी कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है कि हम उसमें जो रेडिएशन डाल रहे हैं वो सेम यानी कि फ्रीक्वेंसी का है, यानी फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो, सपोज करो कि एक मेटल सरफेस है, अगर मैं एक मेटल सरफेस पे मान लो कि एक रेडिएशन डालता हूं तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा। अगर एक रेडिएशन डालते हैं, अगर मान लीजिए सपोज करें कि अगर मैं यहाँ 3 रेडिएशन यानी कि इस पे मेटल सरफेस पे गिराता हूं तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे। ओके, अब देखो, अगर नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम क्या बढ़ा रहे हैं? नंबर ऑफ यानी कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं? नंबर यानी कि इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में गिरने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इंटेंसिटी। तो नंबर अगर फोटॉन्स बढ़ाएंगे, देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं? इजेक्ट, ज्यादा इजेक्ट होंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो उसमें करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ, ठीक है, करंट होगा। आपको पता ही है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यस और नो। ठीक है, तो Q क्या है? चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे चार्ज भी ज्यादा होगा, तो उसमें फ्लो होने वाला करंट भी ज्यादा होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फोटो करंट। तो अगर देखा जाए, और किस पे डिपेंड करेगा? फोटो इंटेंसिटी। फोटो इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इजेक्ट होंगे, तो उसमें चार्ज भी ज्यादा होगा, तो उसमें करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मैं फोटो इंटेंसिटी और जो है फोटो करंट को देखो तो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एक तो हम ले रहे हैं फोटो इंटेंसिटी और हम क्या ले रहे हैं? फोटो करंट का जो ग्राफ बनाएंगे दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, देन द करेक्ट आंसर इज सी। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके डियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 को? बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। लाइट ऑफ वेवलेंथ एक्स shines on a metal surface with intensity x and the metal emits y electrons per second of average energy z. What happens to y and z if x is doubled? Okay? अब देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ x shines, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम जो है इसकी ब्राइटनेस की बात की जाए तो यानी कि हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना। अगर हम बात की जाए तो x यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वेश्चन नंबर 54 के लिए बात हो रही है। ठीक है, x किसको रिप्रेजेंट करेगा? फोटो इंटेंसिटी को। किसको? फोटो इंटेंसिटी को। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? विद x एंड इमिट्स y इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो y क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, और z क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब आते हैं बात पे। देखो, मान के सपोज करो कि मैंने एक फोटोन यानी कि एक फोटोन डाला जिसकी एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी यानी कि सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ और एक काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के यानी कि अगर देखा जाए कि अगर हमने एनर्जी को कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन को यहां से इजेक्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए थ्रेशोल्ड, वो भी क्या है? कांस्टेंट है। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब यानी कहने का मतलब है कि इसमें अगर हमने लाइट को यानी कि एनर्जी को क्या कर रखा है? कांस्टेंट कर रखा है। अब फोटोन की एनर्जी को, अब बात समझना, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने पर एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं नंबर ऑफ यानी कि जो फोटॉन्स इंक्रीज करूंगा, फोटो इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इजेक्ट होंगे, बट काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब है डायरेक्ट जो है y की बात करें तो y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। y यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। बट अगर z की बात करें तो z डज नॉट डिपेंड अपॉन x। जो z है काइनेटिक एनर्जी वो x पर डिपेंड नहीं करती है। अब देखो x को आपने कितना कर दिया, 2 टाइम्स, तो y यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स होंगे। पर z क्या रहेगा, z कांस्टेंट रहेगा। z पे कोई फर्क यानी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करिएगा, तो अपना यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, y विल बी डबल एंड z विल बी हाफ। नो, क्योंकि z क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, y रिमेन सेम, z विल बी डबल। नो, y क्या रहेगा, डबल हो जाएगा। ओके, y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बोथ y एंड z विल बी डबल्ड। नो, z क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या बोला अपना कि y विल बी डबल्ड एंड z विल रिमेन सेम। ओके, तो z क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, z पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 54, देन द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है, ए फोटोन इज एक्स रीजन इज मोर जो एनर्जेटिक देन इन द विजिबल रीजन। एक्स इज ओके, मान लो कोई फोटोन है वो एक्स रीजन का है, वो विजिबल रीजन से ज्यादा एनर्जेटिक है। तो इसके लिए हम किसको देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो याद हो, सबसे पहले जैसे बात की जाए कॉस्मिक रेज, मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूं, कॉस्मिक रेज है। कॉस्मिक रेज के बाद कौन सा है अपना, गामा रीजन है। गामा रेज के लिए बात करते हैं, गामा रेज के बाद एक्स रेज, एक्स रेज के बाद यूवी, यूवी के बाद विजिबल, विजिबल के बाद, ठीक है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव, रेडियो वेव के बाद लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है। अगर मैं इस ऑर्डर में रख रहा हूं तो इस ऑर्डर में क्या हो रहा है कि इस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और वेवलेंथ लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हमें मालूम है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर मैं इधर जा रहा हूं तो इधर एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। तो एनर्जी डिक्रीज होगा तो मोर एनर्जेटिक देखा जाए तो ये रहेगा होगा, ठीक है। तो अब ये बोला गया है ए फोटोन इन एक्स रीजन इज मोर एनर्जेटिक देन द विजिबल रीजन। तो एक्स इज, ठीक है। अब चेक कीजिएगा यहाँ पे, तो अगर बात की जाए कि मान लीजिए वो किसी रीजन में है लेकिन वो विजिबल से ज्यादा यानी कि जो है एनर्जेटिक है, तो विजिबल से ज्यादा एनर्जेटिक कौन कौन से हैं, यूवी हो सकता है रीजन, एक्स रेज हो सकती है, ठीक है, गामा रेज हो सकता है, कॉस्मिक रेज हो सकता है। तो ये 4 होंगे वो विजिबल से ज्यादा होंगे। बाकी यानी इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, लॉन्ग रेडियो वेव है, ये सब क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें ऑप्शन ढूंढिएगा, तो इंफ्रारेड नहीं होगा, इंफ्रारेड का जो एनर्जी है वो विजिबल से कम है, ठीक है। यूवी, यूवी का एनर्जी ज्यादा है। बाकी भी चेक कर लो, माइक्रोवेव क्या रहेगा, कम रहेगा एनर्जेटिक, और रेडियो वेव भी क्या रहेगा, कम, ठीक है। लॉन्ग रेडियो वेव भी होता है, वो भी क्या होता है, विजिबल से कम होगा। ओके, तो कंपेयर करें तो यहाँ पे अपने को कौन सा ऑप्शन मिलेगा, बी। तो 55 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी आएगा कि जो विजिबल से ज्यादा एनर्जेटिक है वो कौन है, यूवी रीजन है। अगला क्वेश्चन 56 की बात कर रहे हैं, द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ इन द ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज, ठीक है। तो बात की जाए क्वेश्चन नंबर 56, किसके लिए बात हो रही है, बामर सीरीज के लिए, और किसके लिए, हाइड्रोजन एटम। अब लॉन्गेस्ट यानी कि वेवलेंथ ट्रांजिशन ढूंढना है। याद करो, जैसे ये बामर है, मान लीजिए बामर है, बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में है, यानी कि ये नंबर 2 पे है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से कहाँ रहा है, बामर में, तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा कि नहीं। जब एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा तो यहाँ एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, तो वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है, सॉरी वेवलेंथ क्या होगा, चलो फ्रीक्वेंसी को भी देखे जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वेव नंबर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वहां से मिलेगा जहां से एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो एनर्जी डिफरेंस आपको कहां कम मिलेगा, एनर्जी डिफरेंस तब मिलता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने यानी कि जो है ग्राउंड स्टेट में
अपने ग्राउंड स्टेट में पहली फर्स्ट लाइन से क्या होगा, फर्स्ट लाइन या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, ठीक है, ट्रांसमिट होगा। तो अब बामर का यानी कि फर्स्ट लाइन कौन सा है, बामर का फर्स्ट लाइन है वो है पास्चन, और ये पास्चन कौन से नंबर पे आता है, पास्चन आता है नंबर 3 पर। पास्चन कौन से नंबर पे है, नंबर 3 पर है। तो अब हम इसका वेवनम कर लेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी जो है, जो डिफरेंस है वो क्या है, मिनिमम है। एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। इसको लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम वेवलेंथ कहेंगे, इसको मिनिमम या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहेंगे। तो अब यानी कि हाइड्रोजन एटम में जो अगर मुझे बामर सीरीज में क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे यानी कि जो है ट्रांजिशन कहां से कहां देखना पड़ेगा, 3 से 2 में अपनी नियरेस्ट यानी कि ऑर्बिट ऐसो है एनर्जी सेल से। तो न्यूआर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर, ठीक है, जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/nt², ठीक है, वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो ये सब हमें निकालना है। चलो मीटर के टर्म्स में, तो मीटर के टर्म्स में 1.09677 इंटू 10⁻⁷। जेड का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 1², ठीक है। n1 ऑलवेज ग्रेट जो है स्मॉलर देन n2, तो 1/2, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 1/3² दैट इज 9। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से अगर न्यूबार फाइंड करेंगे तो न्यूबार आपको सर कितना मिलेगा, न्यूबार मिलेगा, इसको मैं नियर बाई 1.1 कर देता हूं, 1.1 इंटू 10⁻, ठीक है, 7 इंटू यहां से आपको कितना मिल जाएगा, ठीक है, 5/36। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूबार इसको आपको मिल गया, इसको लिख सकता हूं मैं 55 इंटू 10⁻6/36। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, तो अगर 10⁻6 के टर्म्स में देखेंगे तो देखना ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, देन द करेक्ट आंसर इज सी। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो नियर बाई हमें कितना दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। तो ये नियर बाई कितना आ जाएगा, 1.5, ठीक है, समथिंग समथिंग इंटू 10⁻6, ठीक है, किसके टर्म्स में, मीटर इनवर्स के टर्म्स में, ओके। देन द करेक्ट आंसर इज सी। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। अगला क्वेश्चन है 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेक्ट्रल सीरीज इज नॉट, वो इज इनकरेक्ट, ठीक है, या इज नॉट करेक्ट। पहला क्या है, द लाइन्स इन द बामर सीरीज करस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल्स हायर देन, ठीक है, n इज इक्वल टू 2। वैसे भी देखा जाए, सबसे पहले लाइमन, देन बाल्मर, देन पास्चन, ठीक है, देन ब्रैकेट, देन फंड, देन हम्फ्री। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। लाइमन कौन से होता है, ठीक है, फर्स्ट सीरीज, ये सेकंड सीरीज है, पास्चन थर्ड सीरीज पे आता है, ब्रैकेट 4 सीरीज पे है, ये 5th सीरीज पे है, ये 6th सीरीज पे है। रीजन भी लिख लें, तो आपको लाइमन कौन से में मिलेगा, लाइमन मिलेगा आपको अल्ट्रा वाले रीजन में, ठीक है। बामर किस में मिलता है आपको, विजिबल रीजन में। पास्चन आपको किस में मिलता है, इंफ्रारेड में। ब्रैकेट भी आपको किस में मिलता है, इंफ्रारेड रीजन में। और ये भी किस में मिलेंगे दोनों, फार इंफ्रारेड रीजन में। किस में मिलेगा, फार इंफ्रारेड में, FIR। और ये भी आपको किस में मिलेगा, फार इंफ्रारेड में। अब देखो, तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि हमें बामर सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना है, तो ट्रांजिशन हमेशा कहां से कहां होता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में। तो यानी कि बामर के लिए बात करें कि अगर बामर में ट्रांजिशन हो रहा है तो कब होगा, उस सीरीज से होगा जिसका वैल्यू n का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा। 3 से हो सकता है, 4 से, 5 से, कहीं से भी, इवन के इन्फिनिटी से भी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अगर बामर में आपको ट्रांजिशन कराना है तो जो n का वैल्यू है यानी नंबर ऑफ सीरीज है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगला, पास्चन सीरीज अपीयर्स इन इंफ्रारेड रीजन, ढूंढिएगा पास्चन, ऑब्वियसली करेक्ट है। पास्चन इंफ्रारेड में है तो अपना बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला क्या कह रहा है, द लाइन्स ऑफ लाइमन सीरीज अपीयर इन विजिबल रीजन। अबे नहीं यार, क्या है, लाइमन तो किस में मिलेगा आपको, यूवी रीजन में, जब विजिबल में कौन सा होता है, बामर। तो अभी तो हमें यानी कि 57 में देखें तो सी ही इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है। अगला पढ़िएगा, ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू 4th एनर्जी लेवल प्रोड्यूस ब्रैकेट सीरीज विच फॉल्स इन इंफ्रारेड रीजन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मान लो कहीं से भी इन्फिनिटी से कहा आया 4th लेवल में आ रहा है तो 4th लेवल ये रहा, 4th लेवल किसका है, ब्रैकेट का है, 4th लेवल ब्रैकेट का है, ठीक है। और ये भी कौन से रीजन में है सर, इंफ्रारेड में। तो यानी इसका जो है डी आंसर भी, जो ऑप्शन भी सही है। लेकिन अगर हम इनकरेक्ट देखें तो इनकरेक्ट हमें कौन सा दिखाई देगा, सी। तो क्वेश्चन नंबर 57, तो
तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके डियर, देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज ए हाइड्रोजन एटम, कहां से? फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट इज हाउ मेनी टाइम्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए? ज्यादा होगी टाइम्स फर्स्ट ऑर्बिट की जो है। अगर हम बात करते हैं तो आयना से एनर्जी क्या होता है भाई? आयना से एनर्जी इज इक्वल टू, किसी भी ऑर्बिट का निकालते हैं तो एनर्जी ऑफ उस ऑर्बिट की बात हो रही है। जिस ऑर्बिट का आपने आयना से एनर्जी निकालना है वो क्या होता है? नॉर्मली। तो अगर देखा जाए तो आयना से एनर्जी क्या होता है? नॉर्मली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या चलो इसी रिलेशन से देख ले, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इसी से देखते हैं अपन। ठीक है, तो अब देखो जब हम किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी निकालते हैं तो En क्या होता है? En बराबर होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो यहीं पे अगर मैं निकालूं तो किसी भी यानी का ऑर्बिट का अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी निकालूं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? I1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n1 स्क्वायर एंड IE5 अगर फिफ्थ ऑर्बिट के लिए बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n फिफ्थ स्क्वायर। दोनों का कंपेयर करें तो क्या मिलेगा आपको? IE1 बाई IE5 इज इक्वल टू व्हाट? n5 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। अब जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? IE1 बाई IE5 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, 5 का स्क्वायर, फिफ्थ सेल का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट सेल का स्क्वायर। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो IE1 आपको कितना मिलेगा? IE1 मिलेगा आपको 25 टाइम्स ऑफ IE5। ठीक है, तो अब चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 25 टाइम्स किस में मिल रहा है हमें? डी ऑप्शन। देन द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? पढ़िएगा। विद द इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, याद करो हम ये पहले जो है डिस्कस कर चुके हैं और प्रूव भी कर लेंगे यहाँ पे कि अगर हम जो है न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे किसी एक एटम में तो उसमें जो सक्सेसिव जो एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, उनके एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो चेक करो किस एटम के लिए बात हो रही है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये मान लो हाइड्रोजन एटम के लिए ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल। ठीक है, एंड अप टू इन्फिनिट आप जा सकते हैं। ये मान लो पहला ऑर्बिट है 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखो फर्स्ट सेल का एनर्जी निकाले तो फर्स्ट सेल का एनर्जी आपको कितना मिलेगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सेकंड का आपको कितना मिलता है हाइड्रोजन एटम में? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें कितना मिलता है नियर बाई? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें कितना मिलेगा नियर बाई? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। अब याद करो, देखो क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एनर्जी लेवल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या बढ़ा रहे हैं? हम नंबर ऑफ सेल बढ़ा रहे हैं। तो पहले और दूसरे सेल का एनर्जी डिफरेंस देखा जाए तो कितना मिल रहा है आपको? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड और जो है थर्ड का आपको कितना मिलेगा एनर्जी डिफरेंस? सॉल्व कीजिएगा तो इसका नियर बाई आपको कितना मिलेगा? 1. ठीक है 89 के करीब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़े तो यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा नियर बाई? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा रहे हैं तो एडजेसेंट यानी कि जो एनर्जी लेवल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, उनका एनर्जी डिफरेंस कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है? तो डिक्रीज किस में मिलेगा? ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइएगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E and mass m moves with a velocity about the nuclear charge ZE in a circular orbit of radius, the potential energy of the electron is given by। याद करो अब जो है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मूव हो रहा है एक सर्कुलर पाथ r पर। ठीक है, इसका मास कितना है? m और वेलोसिटी कितनी है? v मीटर पर सेकेंड जो भी है। अब देखो यहाँ पे यानी कि अगर देखा जाए तो चार्ज कितना है? Ze। ठीक है, जेड क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ई क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन।
मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी प्रोटॉन का चार्ज। अब यह बात की जाए तो क्या इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन लग रहा है? यस सर। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है? नॉर्मली देखा जाए तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? कूलम्स फोर्स। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स क्या हो गया यहाँ पे? नॉर्मली देखा जाए तो के यहाँ पे एक अट्रैक्शन किस में लग रहा है? एक तो यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के बीच में और आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में एट अ डिस्टेंस आर। तो क्या बन जाएगा? फोर्स आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली हम क्या निकालेंगे? एफ इंटू बाई डी से। तो क्या हो सकता है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितने डिस्टेंस पे था? आर पे। तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है? नॉर्मली देखा जाए तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब देखो फॉर यानी कि सम बेसिक पॉइंट के को हम कितना कर देते हैं? यूनिटी। कूलम्स कांस्टेंट को हम कितना मानते हुए चलते हैं यहाँ पे? यूनिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, अब लेकिन अब इसमें यहाँ पे क्या आएगा? नॉर्मली ये है कि अब ये जो अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट हो रहा है? नॉर्मली देखा जाए तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट हो रहा है? न्यूक्लियस की ओर। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसलिए हम यहाँ जो नेगेटिव साइन लगाते हैं, ये नेगेटिव साइन किस लिए लगाते हैं? ये नेगेटिव साइन बताएगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, यानी एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो रिलीज यानी एनर्जी के बेस पर यहाँ नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का जो करेक्ट एक्सप्रेशन आता है दैट इज माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 60, करेक्ट आंसर इज बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit is found to be near to Planck's constant, okay, h, in which orbit the electron is revolving। ठीक है, अब बस सुनना, क्वेश्चन नंबर 61 के लिए बात हो रही है। इसने बोला है कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर मिला आपको? h के बराबर। किसके बराबर मिला आपको? h के बराबर मिला। ओके, अब ऐसे हमें मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? NH अपॉन 2 पाई है। ओके, अब देखो तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम वो h के बराबर है, तो हम यह क्या लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम h इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो n बराबर क्या मिल गया आपको? 2 पाई। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई का वैल्यू नियर बाई कितना मिला आपको? 3.14। 3.14 मिला तो आंसर कितना मिलेगा आपको? 6.28 के करीब। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 6 है। करेक्ट आंसर क्या है? 6 है, क्योंकि 6.28 ये छोटा वैल्यू है। ठीक है, यानी कि इसको हम जो है ऐसा नहीं है कि 6.5 है या 6 मान लो 8 होता तो इसको हम नियर बाई कितना मानते? 6 यानी 7 के करीब मानते, बट ये काफी कम है। ठीक है, तो ये 6.8 से कम है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है नियर बाई आपको कितना मिलेगा? 6। तो यानी क्वेश्चन नंबर जो है 56 में जो कौन सा ऑर्बिट है वो ऑर्बिट मिलेगा 6। करेक्ट आंसर इज डी। 61 का जो करेक्ट आंसर है वो आपको क्या मिलेगा? डी मिलेगा। चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, ठीक है, ऑर्बिट, वो थोड़ा सा यह मिस्टेक है, इन द बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम bx, देन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट इज। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट में स्पीड पूछा है। अब देखो हमें मालूम है कि हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड है। तो सेम एटम के लिए बात हो रही है, तो सेम एटम के लिए जेड क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां से क्या होगा? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर यहाँ दो यानी एक ही ऑर्बिट है, मतलब एक ही यानी कि एटम है और डिफरेंट ऑर्बिट है, तो रिलेशन क्या बनेगा? v1 बाई वी टू इज इक्वल टू वट? n2 बाई n1। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि v1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी x है। अब हमें कौन से ऑर्बिट का निकालना है? थर्ड ऑर्बिट का निकालना है, v3 का। ठीक है, तो n2 कितना हो गया? 3, और n1 कितना है आपका? ठीक है, 1। तो यहां से अगर मैं v3 निकालूं तो v3 मुझे क्या मिलेगा? x बाई 3। ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? बी। तो x बाई 3 मिलेगा, तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर बी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? ए हीलियम एटम एट 300 केल्विन इज अ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना? 2.4 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। द डी ब्रॉगली
वेवलेंथ इज अबाउट। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए बात हो रही है। तो याद करो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक, अब लैम्डा आपको फाइंड करना है। अब मास किसका लेना है हमें, हीलियम एटम का। तो हीलियम एटम का यहाँ पे जो कितना दे रखा है 4 वाट AMU। ठीक है भाई, एटॉमिक वेट है तो एटॉमिक वेट है हीलियम का, वो आपका कितना 4 AMU। एज पर डेफिनेशन ये किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है, केजी में, SI यूनिट। तो आपको क्या लेना पड़ेगा 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 27 kg। हालांकि 1673 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ, ठीक है, सफिशिएंट है ये। अब देखो लैम्डा फाइंड कर लो, H का वैल्यू कितना 6.626 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 34। मास कितना आपके पास 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर ऑफ, ठीक है, माइनस 27। वेलोसिटी कितना है सर आपके पास, यहाँ वेलोसिटी है नियर बाई 2.4, ठीक है, इंटू 10 टू पावर 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ये ऑलरेडी नियर बाई कितना गया 1, तो आंसर मेरा यहाँ से कितना मिल जाएगा नियर बाई 1 अपॉन 2.4 इंटू, अब पावर को चेक करें तो यह पावर कितना हो गया 36, तो कितना बचेगा 10 टू पावर माइनस ऑफ 9। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे ये कितना मिल जाएगा, ठीक है, इसको 10/24 कर ले, चलो इतने रहने दो यार। 24 से अगर देखें तो पॉइंट, ठीक है, 4 टाइम जा सकता है ऑब्वियसली, ठीक है, लगभग कितना आ जाएगा आपके पास 96 के करीब। तो 96 यानी कि 4.1 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 9 मीटर। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किस में है, नैनोमीटर में है और एंगस्ट्रॉम में है। तो आप देखना 10 टू पावर माइनस 9 जो है किसके बराबर हो गया, 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के। तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है नियर बाई, ठीक है, 0.41 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर मिलेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या दिखाई दे रहा है, ए। तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज, ठीक है, जी ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट, व्हाट, टू एग्जिस्ट 4 5, ठीक है, दे रखे हैं, वहां पे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 64, अब देखो जैसे अगर बात की जाए तो अपने पास कौन से सब सेल्स है, एस है, पी है, डी है, एफ, जी। ओके, वैल्यू क्या क्या होती है, एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, ठीक है, या छोड़िए, चलो चेक करते हैं। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से बता दूंगा। और जी के लिए आपको कितना मिलेगा 4। तो एल का वैल्यू जो है मैक्सिमम आपको कितना मिलना चाहिए 4। तो एल का वैल्यू मालूम है ना कि एल इक्वल टू क्या होता है 0 टू n-1। अभी तो हम n-1 से बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो n आपको कितना मिलेगा l+1। तो l+1 कितना मिलेगा आपको, यानी कि 4+1, जी के लिए बात हो रही है। तो n का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कैसे, इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। तो जैसे अगर बात की जाए तो n का वैल्यू आप जैसे मान लीजिए 1 रखते हैं, तो l का वैल्यू क्या होगा 0, और 0 के लिए सिर्फ एक ही सब सेल मिलता है s। अगर n का वैल्यू आप 2 रखें तो l का वैल्यू जो है पॉसिबल क्या क्या होगा 0 1। तो इसके लिए आपको कौन कौन से सब सेल मिलते हैं, s एंड p। अगर n का वैल्यू आप 3 रखते हैं तो l का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 0 1 2। तो इसमें सब सेल्स कौन से मिलते हैं, s p एंड d। अगर n का वैल्यू आप 4 रखते हैं तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है 1 0 1 2 3। तो इसके लिए कौन कौन से मिलते हैं, एस पी डी एंड एफ। अगर आप n का वैल्यू जो है कितना रखेंगे 5, तो l का वैल्यू क्या क्या मिलेगा 0 1 2 3 4। तो इसमें कौन कौन से सब सेल मिलेंगे आपको, एस पी डी एफ जी। तो मुझे जी यानी कि जो है सब सेल के लिए बात करना है, और जी सब सेल के लिए, ठीक है, l का वैल्यू कितना है 4 है, तो n का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 5 होगा। ओके, चलिए तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 64 का देन करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 2। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 65, n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 2, यानी कि अगर l इक्वल टू 2 है तो हमारे पास कौन सा सब सेल है, d। तो यानी अपने किसके लिए बात हो रही है 4d। और हमें मालूम है ना कि d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, याद करो, ठीक है। किसी भी यानी सब सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ सब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब सेल में, ठीक है, बताओ याद आ रहा है
2 इंटू 12 प्लस 1, वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 10। तो डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10 होगा, यानी कि करेक्ट आंसर इज बी। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, द सेट ऑफ प्रिंसिपल एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज नॉट अलाउड फॉर द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लो अब देखो कौन सा सेट है जो हाइड्रोजन में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए अलाउड नहीं होगा। अब देखो पहला जो सेट बनना है क्या बनना है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कह रहा है कि एन का वैल्यू 3 है और एल का वैल्यू 1 है, ठीक है, और एम का वैल्यू -1 है। चलो तो यानी कि ये 3p हो सकता है कि नहीं, यस सर 3p में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, तो करेक्ट यानी ए करेक्ट है। बी के लिए बात की जाए, बी क्या कह रहा है कि अगर एन का वैल्यू 3 है और एल का वैल्यू 0 है, ठीक है, और एम का वैल्यू भी 0 है, ये क्या हो सकता है 3s, और यह वैसे ही आप चेक करें तो p के लिए l का वैल्यू कितना है 1 है, तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी -1 0 प्लस 1। s के लिए l का वैल्यू क्या है 0 है, l का वैल्यू 0 है, तो m का जो है वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, सी ऑप्शन पे आइएगा, n इक्वल टू कितना है 2 है और l इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है, तो यानी कि और m इक्वल टू कितना है 0 है, l इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, तो कौन सी यानी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है 2p को। जब l इक्वल टू 1 है तो m की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी -1 0 प्लस 1, यानी 0 मैच कर रहा है, करेक्ट है। अब आइए डी की ओर, डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि n इक्वल टू 2, ठीक है, और l इक्वल टू 2। ये देखने में गलत लग रहा है यहीं से, क्यों, क्योंकि l की वैल्यूज हमेशा n से छोटा होगा, l का वैल्यू हमेशा n से छोटा होगा और ना ही उसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि l का वैल्यू कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, तो कहने का मतलब है एक और पॉइंट। तो अगर बात की जाए तो यहां पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, l कैन नॉट बी इक्वल टू n। वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ n इक्वल टू 2 है और l इक्वल टू क्या है d मतलब 2, तो d सब सेल हो गया, 2d तो इम्पॉसिबल है, 2d पॉसिबल नहीं होता है, देन द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट d। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, द डीजेनेरेसी ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट हैज एनर्जी इक्वल टू -RH/9 इज, ठीक है, RH क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, सबसे पहले तो डीजेनेरेसी की बात करेंगे तो पहले हम क्या देखते हैं कि डीजेनेरेसी क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जब ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, जब मान लीजिए किसी भी सेल में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो वहां सभी अब जो है जैसे मान लो कि 3s 3p 3d या कुछ भी मान लीजिए प्रेजेंट है, या 2s है या 2p है, अगर ये वैकेंट है तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट नहीं है, तो अब हम इनमें एनर्जी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जब एनर्जी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो 3s 3p या 3d कहे, 4 सेल में जैसे 4s 4p 4d 4f, तो इन सब का एनर्जी क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। जब यानी ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता है तो उनको कहते हैं हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड डीजेनेरेसी, ठीक है। तो हमें देखना है, अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है, पहले हम क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है तो हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन सी में होगा पहले सेल में, वो भी किस में 1s1 में। अब मान लीजिए दूसरा सेल है, तो दूसरे सेल में क्या क्या है 2s और 2p है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में है। यानी कि अगर 2s की बात की जाए तो 2s में हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया है, तो 2s और यानी कि 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं, या कहें कि 2s और 2p में हम एनर्जी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जब एनर्जी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो इनका एनर्जी क्या है सेम है, ठीक है। अगला आइएगा, जैसे मान लो थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल में आपके पास क्या है 3s है 3p है 3d है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे s का ये आपके p के 3 ऑर्बिटल, d के कितने मिलेंगे आपको 5 ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इनकी भी एनर्जी क्या सबकी सेम है, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब देखो अगर यहाँ पे सबकी एनर्जी सेम है तो यहाँ कितना ऑर्बिटल मिल रहा है आपको 4, तो यहाँ डीजेनरेसी कितनी हो गई 4। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी सेम है 9, तो जब यानी कि इनको क्या बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो यहाँ डीजेनरेसी आपको कितना मिलेगा 9 मिलेगा।
तो अब हमें जो है अगर मान लीजिए 4 सेल होता तो 4 सेल में ढूंढते हैं ऐसे। तो एक काम करते हैं, तो पहले यहाँ पे जो है फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ यानी कि सेल कौन सा है। तो देखो ई का हम फॉर्मूला लिखते हैं, मालूम है ना आपको, माइनस ऑफ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये हम किस में निकालते हैं, जूल पर एटम में। यहीं पे जो रेडवर्क कांस्टेंट है, रेडवर्क कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे कितना है, नॉर्मली देखा जाए तो एनर्जी के टर्म्स में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 क्या है ये, ठीक है, जूल पर एटम के टर्म्स में, जूल पर एटम के टर्म्स में रेडवर्क कांस्टेंट का वैल्यू है। अब देखो एनर्जी कितना है, माइनस ऑफ RH/9, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखा जाए तो एनर्जी यहां से क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ, ये किसके बराबर हो गया, RH, ठीक है, रेडवर्क कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है तो जेड का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसकी जो एनर्जी है तो वो कितनी है, माइनस ऑफ RH/9 इज इक्वल टू, अब देखो वहां एनर्जी कितनी है, माइनस ऑफ RH इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो गया। हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है तो जेड कितना हो गया, 1। यहां से अगर निकाले एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर बाय कितना मिल गया आपको, 9/जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो यानी कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और जब आप सॉल्व करेंगे तो एन इज इक्वल टू आपको कितना मिला, 3। यानी कि हम कौन सी यानी कि बात कर रहे हैं किस ऑर्बिटल के लिए, 6 के लिए। जब 6 के लिए सॉरी थर्ड यानी कि जो है सबसेल के लिए, जब थर्ड यानी कि सबसेल के लिए बात हो रही है तो इसमें डीजेनरेसी आपको कितना मिलेगा, 9। यानी कि 3s 3p और 3d सभी के जो ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, डीजेनरेसी हमें क्या कितना मिलेगा, थर्ड सेल का 9 मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 को देखें तो क्या कहना पड़ेगा, Which of the following has zero electron density in XY plane? जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है कि XY प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, यानी कि किस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो XY प्लेन में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए तो डियर, तो शुरुआत कर लेते हैं कहां से, नंबर ए से ही बात करते हैं। ठीक है, ए क्या दे रखा है, dz²। तो थोड़ा सा याद करें, ये यानी कि z एक्सिस का होता है ऑर्बिटल, ठीक है, d का z एक्सिस पे होता है, और इन दोनों यानी एक्सिस की यानी कि लोब के बीच में क्या होती है, एनुलर रिंग होती है। और इस एनुलर रिंग में ये रिंग कहाँ होगी, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका, देखा जाए तो इस टाइप से हम एक्सियल जो है ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो ये रिंग कहाँ होती है, XY प्लेन में। इस एनुलर रिंग में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इस एनुलर रिंग में भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, प्रेजेंट होता है। तो यानी कि XY प्लेन में अगर बात की जाए तो जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो dz² में नहीं होगी। तो ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन की क्या कह रहा है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली ये कहां मिलेगा आपको, अगर एक्स वाई एक्सिस पे घूम रहा है तो XY प्लेन में भी कुछ ना कुछ तो इसका जो है परसेंटेज होगा। हो सकता है कि मान लो केवल वो यहां तक हो, केवल मान लीजिए यहां तक हो, ठीक है, लेकिन XY प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो इसका XY प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जीरो नहीं होगा। तो देन ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या बोला है, ऑप्शन नंबर सी में बोला है pz ऑर्बिटल। अब देखो pz ऑर्बिटल के लिए बात की जाए तो जैसे मान लो ये z एक्सिस है, ये मान लीजिए आपका जो है y एक्सिस मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब मान लीजिए ये वाला है x एक्सिस, ठीक है। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ यानी कि घूमेगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूमने के दो तरीके हैं, या तो ये pz जो है z एक्सिस पे इस टाइप से घूमेगा, जैसे मान लीजिए ये z एक्सिस है, तो इस z एक्सिस के अबाउट कैसे घूमेगा, यानी कि इस टाइप से घूमेगा, या कि न्यूक्लियस के यानी कि राउंड घूमेगा, तो यानी कि इस तरीके से घूमेगा। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से घूम रहा है तो ये कौन से प्लेन में घूम रहा है, YZ प्लेन में। कौन से प्लेन में घूम रहा है, YZ प्लेन में। दूसरा इसकी यानी घूमने की क्या पॉसिबिलिटी है, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूम सकता है Z एक्सिस पे, Z एक्सिस के अबव, ठीक है। तो Z एक्सिस के अबव इस टाइप से घूमेगा, तो अब ये देखना Z और इधर X, तो Z X प्लेन में घूम रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन, अब मान लो ये है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इस टाइप से घूमेगा, इलेक्ट्रॉन इस टाइप से नहीं घूमेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस टाइप से नहीं घूम रहा है तो कौन से प्लेन में नहीं घूम रहा है, XY प्लेन में। इसमें XY प्लेन में। तो कहने का मतलब है कि pz में जो आपको नोडल प्लेन मिलता है वो नोडल प्लेन क्या होता है, ठीक है, वो नोडल प्लेन होता है XY प्लेन।
तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन घूमने की यानी कि जो है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो अभी तो अपना सी आंसर गया, तो सी में यानी कि नोडल प्लेन कहाँ मिलेगा आपको, एक्स वाई प्लेन में, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगा। अब कह रहे हैं कि डी एक्स वाई की बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो है डी का कौन सा ऑर्बिटल है, प्लेनर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये कहाँ जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा होगा, ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी, एट 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है एक्स वाई प्लेन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, लेकिन 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो यानी कि डी ऑप्शन भी नहीं होगा। देन द करेक्ट आंसर इज सी। तो अगर अपन जो क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है, साई स्क्वायर इज 0 रिप्रेजेंट, अरे मेरे भाई देखो क्वेश्चन नंबर 69, अगर हमने साई स्क्वायर को कितना कर दिया 0, तो साई भी कितना 0। ठीक है, तो बात सुनो, देखो जब हम साई स्क्वायर का और आर का ग्राफ बनाते हैं, जहां भी मान लीजिए साई स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, जहां 0 होगा तो वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, तो साई स्क्वायर 0 है तो इलेक्ट्रॉन यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितना होगा, 0 होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अगर साई स्क्वायर 0 हो गया तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, और जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। तो 69 का तो सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सीधा सीधा ए ना। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है द टू इलेक्ट्रॉन्स हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एक्स एंड वाई। देखो दो रेखा है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि इतना जरूरत नहीं है। अब इनकी 4 क्वांटम नंबर दे रखे, चलो लिख लेते हैं, एन एल एम एस। ठीक है, इसका एन कितना है, 3 है, इसका एल कितना है सर, इसका एल है 2 यानी कि डी ऑर्बिटल, तो ये -2 है। ठीक है, और ये एक अपना +12 है। ठीक है, ये इसका एन कितना है, 3, एल का वैल्यू 0 है, तो यानी एल का वैल्यू 0 है, तो यानी कि अपन बात करें तो एस सब सेल है। ठीक है, एल का वैल्यू कितना है, 0 है, तो एस सब सेल है। ठीक है, 0 एंड ये कितना है आपका +12 है, नो डाउट। अब देखो ये कौन सा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D को, ये किसको बता रहा है, 3s को। अब कह रहा है कि देखो एनर्जी को लेकर बात हो रही है, तो क्या बताया था कि जिसके लिए n + l वैल्यू ज्यादा होता है तो उसका एनर्जी भी ज्यादा होता है। तो देखो इसके लिए x के लिए n + l निकाल लो, n + l, n कितना है 3, l कितना 2, कितना हो गया आपके पास 5। ठीक है, इसके लिए n प्लस कितना हो गया, 3 + 0 दैट इज 3। ठीक है, तो जिसका n + l वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो x + n वैल्यू किसका ज्यादा आ रहा है, x का, तो x का जो एनर्जी होगा ग्रेटर देन y, एनर्जी ऑफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, देन द करेक्ट आंसर इज बी, तो बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बढ़ते हैं। 71 क्या कह रहा है, मार्क आउट द इनकरेक्ट मैच इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, अब देखो ए ऑप्शन क्या है। ठीक है, 3s2 3p6 ऑलमोस्ट ये यानी कि जो देखा जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आर्गन है, आर्गन इज अ इनर्ट गैस नॉन मेटल, तो ए ऑप्शन सही है। बी क्या कह रहा है, 5s2 3d10 5p2। ठीक है, अगर इसका देखें तो ये जो है 5s2 4d10 और 5p5 हो गया। ठीक है, नॉर्मली देखा जाए तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बी के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किसका काम करेगा, नॉन मेटल का। तो बी यानी कि जो है करेक्ट है, सी करेक्ट है, मतलब ए करेक्ट है। अब फाइंड करते हैं सी को। ठीक है, तो सी को चेक करें, सी का आपको क्या दे रखा है, 4s2 3d1। अब देखना लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है, डी में, यानी कि डी में हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, तो क्योंकि इनको हम डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं नॉर्मली, ट्रांजिशन मेटल्स, और सभी एलिमेंट क्या है, मेटल है, तो ये क्या है, मेटल है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। अब आए डी के लिए, तो डी के लिए क्या बोल रहा है, 3s2 3p2, 3s2 3p2 कह रहा है, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। हालांकि ये किसके लिए जा रहा है, सिलिकॉन के लिए, और सिलिकॉन क्या होता है, एक मेटल, सिलिकॉन क्या है, एक मेटलॉइड होता है, नॉन मेटल नहीं है।
सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, देन द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, तो जो इनकरेक्ट है तो वो कौन सा ऑप्शन है, डी है, क्योंकि सिलिकॉन एक जो है क्या है, मेटलॉइड है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 72 की बात की जाए, क्या कह रहा है, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर रेस्पेक्टिवली 496, 737 एंड 786 किलोजूल पर मोल। द फर्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आयनेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम विल बी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो यहाँ पे अपने पास कौन कौन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है। तो इनकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी की बात करें तो इनका हम ECG लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका क्या होता है नॉर्मली 3s1, इसका क्या होगा 3s2, इसका क्या होगा 3p1 और इसका क्या होगा 3p2। अब फर्स्ट आयनेशन एनर्जी में कंपेयर करें, अब देखो s1 और s2, तो ऑब्वियसली ठीक है, यहाँ पे कोई भी यानी कि नॉर्मली देखा है तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो S1 से ज्यादा किसका होगा, S2 का। अब आइए S2 और P1 पे, तो S2 यहाँ पे क्या है, फुलफिल्ड है, S2 की पेनिट्रेशन पावर P1 से ज्यादा है। जब पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये यानी S2 इज मोर स्टेबल देन P1, तो आयनेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी, S2 की, किससे, P1 से। यानी मैग्नीशियम की किससे ज्यादा होगी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, एल्यूमिनियम से। अब P1 P2 में कंपेयर करें तो P1 और P2 दोनों ही इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ स्टेबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब कंपेयर करें, अब देखो ये भी आपको पता होगा कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो कंसेप्ट लगता है वो सिर्फ किस में लगता है, एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में। हाफ फील्ड का और फुल फील्ड का जो कंसेप्ट लगेगा वो सिर्फ एडजेसेंट में लगता है, और आगे बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट रहेगा। तो अगर मैं इनका ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा कौन मिला, सिलिकॉन। देन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कंपेयर करें तो किसका ज्यादा, मैग्नीशियम का। ठीक है, अगर सोडियम और एल्यूमिनियम में ज्यादा देखें तो किसका ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये S1 है, ये P1 है। ठीक है, यहाँ जो है कॉन्फ़िगरेशन का, स्टेबिलिटी का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, तो यहाँ कंसेप्ट किसका है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो एल्यूमिनियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम से ज्यादा है देन सोडियम। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखो कंपेयर कर देखा है तो यानी सोडियम आपको कितना दे रखा है, 496 किलोजूल पर मोल। ठीक है, मैग्नीशियम का आपको कितना दे रखा है, 737, और ये आपको कितना दे रखा है, 786, ये सब आपको किलोजूल पर मोल में दे रखा है। तो अगर हम यहां से देखें तो हमें क्या दिखाई देगा कि एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम से क्या होगी, कम होगी, और सोडियम से ज्यादा होगी, यानी कि 737 से कम और 496 से ज्यादा। तो चेक कीजिएगा कहां मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यानी कि 7 देखो कहां दिखाई दे रहा है, थर्ड आंसर। कैसे, दोनों का यानी कि जो है मिडिल में रहेगा, तो दोनों के मिडिल में रहेगा तो वो कितना है, नियर बाई 4 यानी 575 के करीब। ये कह रहा है ना मोर क्लोज टू 575, यानी 496 से ज्यादा बट 737 से कम। ओके, तो 72 का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, 72 का सी होगा। चलिए, तो हमारे यानी कि जो है क्वेश्चन नंबर 72 तक डिस्कस हो चुके हैं। Hello students, my name is Kumar Nishant and I am going to explain you the detailed solution of organic part, the questions which were asked in ANTS PT2. So we are going to start with section A and our question starts from question number 73. तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन आइटम, दैट मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन आइटम्स। तो ऑप्शन ए पे अगर हम लोग देखें, ऑप्शन ए में हमें कंपाउंड दिया है 135 साइक्लोहेक्सेन, 135 साइक्लोहेक्सेन। सो दीज आर बेसिकली मिथाइल ग्रुप्स। और अगर हम लोग यहाँ पे नेचर देखें तो जो भी हमारे टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं दीज आर प्राइमरी, तो ये हमें 3 प्राइमरी कार्बन एटम्स दिख रहे हैं। प्राइमरी कार्बन एटम्स आर 3, दीज आर सेकेंडरी कार्बन एटम्स। तो इस कंपाउंड में सेकेंडरी कार्बन एटम्स भी हमारे पास 3 है एंड दीज आर टर्शरी कार्बन एटम्स, ये हमारे टर्शरी कार्बन एटम्स हैं। सो दीज आर टर्शरी कार्बन एटम्स, तो टर्शरी कार्बन एटम्स भी हमारे पास 3 है। सो इन ऑप्शन ए ऑल द 3 प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम्स आर सेम।
अभी एक बार हम लोग देख ले ऑप्शन बी में साइक्लोहेक्सेन, जितने भी कार्बन्स हैं ऑल आर सेकेंडरी कार्बन एटम्स, ऐसे भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देखें तो जो टर्मिनल है हमारे प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, और बीच वाला हमारा हो गया क्वाटरनरी, ये भी नहीं हो सकता। एंड लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शन डी, दिस इज प्राइमरी, वी आर हैविंग 1, 2 and 3, 3 प्राइमरी एटम्स एंड वी आर हैविंग 2 सेकेंडरी एटम्स एंड 1 टर्शरी एटम। सो ऑप्शन ए इज आंसर। तो अगर हम लोग 73 को देखें तो 73 का आंसर है ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में यू हैव टू राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो साइक्लोहेक्सीन हमें दिया गया है, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, और यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट्स मिथाइल ग्रुप, और एक सब्सटीट्यूएंट आपका इस पोजीशन पे भी है, दिस इज इथाइल ग्रुप। सो व्हाइल राइटिंग द नोमेनक्लेचर वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड ऑफ डबल बॉन्ड, व्हाई, बिकॉज इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1, 2 एंड देन 3, क्योंकि थर्ड कार्बन पे हमें 2 ब्रांचेस मिल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो इस डायरेक्शन में हमें डबल बॉन्ड तो पोजीशन 1 पर आएगा, बट ब्रांचिंग हमें कहाँ पे मिलेगा, 4 पे। तो हमें उस एंड से स्टार्ट करना है जहाँ से हमें मल्टीपल ब्रांचेस जल्दी मिल रहे हैं, कीपिंग इन टू माइंड द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑल्सो, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये होगा 3, 4 एंड देन 5। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 5 इथाइल, अल्फाबेटिकली पहले हम लोग इथाइल को मेंशन करेंगे, 5 इथाइल फॉलोड बाय 3 डाई मिथाइल एंड देन साइक्लोहेक्सीन। 5 इथाइल 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, विच मीन्स ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। सो 74 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो 75 में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हमें C4H6O2, C4H6O2, और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट, इनमें से किसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए पे देखें, ऑप्शन ए इज अ डाइकीटोन। तो 4 कार्बन एटम्स का अगर हम लोग कोई डाइकीटोन देखें, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, और देखते हैं इसका कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। कार्बन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। तो डाइकीटोन तो इस फॉर्मूला को मैच कर रहा है। सेकेंड इज अ कंपाउंड विद 2 एल्डिहाइड। सो ऑप्शन बी पे आते हैं, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं और यहाँ पे भी एक एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं। अभी इसका कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं। टोटल वी आर हैविंग 4 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन 2, 4, 5, 6, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 2। तो ये भी इस फॉर्मूला को मैच कर रहा है। देन वी टॉक अबाउट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज एन एल्किनोइक एसिड, विच मीन्स हमें कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और एलिफेटिक में ओपन चेन लेना है, उसमें हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हम लोग डबल बॉन्ड प्लेस करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। क्योंकि हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4 कार्बन है, इसलिए हम लोग हर एक कंपाउंड्स में 4 कार्बन डाल के देख रहे हैं। तो इसमें हमारे टोटल कार्बन कितने हो गए, 4, एंड देन हाइड्रोजन 3, 4, 5, 6, हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 2। तो ये भी हमारा इस फॉर्मूला को मैच कर रहा है, विच मीन्स ऑप्शन ए, बी, सी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6O2 है। लेट्स टॉक अबाउट डी, आंसर हमारा यही होगा। एंड एल्कानोइक एसिड, तो अगर हम लोग ये सैचुरेटेड कार्बन चेन ले लें, CH3 CH2 CH2 COOH, तो इसका कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4 3 4 5 6 7 8 H8O2। तो क्वेश्चन में जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उससे ये मैच नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट C4H6O2, सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। सो 75 का है ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। The minimum number of carbon atoms present in an organic compound to show positional isomerism. So positional isomerism में क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, बस उसका रिलेटिव पोजीशन कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं पेयर ऑफ कंपाउंड्स में तो वो डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग 2 कार्बन का एक कंपाउंड ले लें और यहाँ पे 2 हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन को प्लेस करें, सो दिस विल बी 1,1 डाइक्लोरोइथेन। और इसी में अगर हम लोग दूसरा कंपाउंड लें और क्लोरीन को पोजीशन 1 एज वेल एज पोजीशन 2 इस पे डाल दें, तो ये हो जाएगा हमारा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। इसलिए अगर हम लोग इन दोनों कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करें, सो दीज आर बेसिकली पोजीशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर्स हैं और इस कंपाउंड में हमारे कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। So we are having 2 carbon atoms. So in order to exhibit positional isomerism, minimum 2 carbon atoms भी होगा, तो हमारा positional isomerism exhibit होगा। तो 76 का आंसर है ऑप्शन ए। Moving on to next, question number 77 पे। Which of the following compound is isomeric with propanoic acid? तो propanoic acid
प्रोपानोइक एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर देखें, इट इज CH3CH2COOH और इसका कंडेंस मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C3H6O2। तो बेसिकली आपको इन ऑप्शंस में बस इस मोलिकुलर फॉर्मूला को मैच करना है। जिस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला इससे मैच होगा वो इसका आइसोमेरिक रिलेशन रखेगा इसके साथ। सो ऑप्शन ए में वी आर हैविंग 4 कार्बन एटम्स, 2 3 4 कार्बन एटम्स, तो ऑप्शन ए तो इसका आंसर नहीं हो सकता। लेट अस ट्राई अबाउट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारे पास 3 कार्बन एटम्स हैं एंड देन वी आर हैविंग 2 4 5 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स। सो ऑप्शन बी अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी में वी आर हैविंग हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड, OH ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड और ये हो गया CHO। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका कंडेंस्ड मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O2 आता है। नेक्स्ट अबाउट ऑप्शन सी, वी आर हैविंग 3 कार्बन एटम C3, हाइड्रोजन वी आर हैविंग 3 6 7 8 H8, तो ये भी मैच नहीं करेगा, हाइड्रोजन डिफर हो गया। एंड ऑप्शन डी, कार्बन वी आर हैविंग 3 एंड हाइड्रोजन वी आर हैविंग 3 4 5 6 7 8, सो यहाँ पे हाइड्रोजन मैच नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है आपका ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, Which of the following pairs of compounds is not an example of structural isomer? इसमें से कौन सा है जो स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है? So for 78, तो ये हम लोग कार्बन एटम्स काउंट करके भी देख सकते हैं। इन ऑप्शन ए अगर हम लोग ध्यान दें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स का ये कंपाउंड है। ऑप्शन बी भी 1 2 3 4 5, सो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ग्रुप भी सेम है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ए में जो आइसोमेरिक रिलेशन है दैट इज दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। जब ऑप्शन बी पे आते हैं तो इसमें देखते हैं कितने कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5, सो इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं एंड दिस वन 1 2 3 4 5 6, सो बोथ दीज कंपाउंड्स आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इनके बीच में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक रिलेशनशिप नहीं होगा, ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं हो सकते। अगर ऑप्शन सी में देखें तो टोटल कार्बन एटम्स कितने रिंग में है, 1 2 3 4 और एक बाहर है 5, टोटल 5 है। और इसमें हमारे पास टोटल कितना है 1 2 3 4 एंड देन 5, सो इनका भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक रिलेशन होगा। ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। सो 78 का हमारा आंसर होगा बी। ऑप्शन बी में क्योंकि कार्बन एटम्स डिफरेंट हैं, बोथ आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इनका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक रिलेशन नहीं होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 79, यू हैव टू राइट IUPAC नेम ऑफ विनाइल एसिटिलीन। विनाइल एसिटिलीन, तो देखते हैं विनाइल एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस कंपाउंड इज CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, सो दिस पार्ट इज योर विनाइल ग्रुप और ये हो गया आपका एसिटिलीन। तो अब इस कंपाउंड में हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी, सो दिस इज एन एल्कीनाइन। ये एक एल्कीनाइन है, कंपाउंड हैविंग बोथ डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो सम ऑफ लोकेटर नंबर मल्टीपल बॉन्ड्स का इसमें दोनों तरफ से देखेंगे सेम आएगा। लेफ्ट से चलते हैं तो पहला मल्टीपल बॉन्ड सो कॉल्ड डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड सो कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, सो सम ऑफ लोकेटर नंबर इज 1 + 3 4। और अगर हम लोग राइट साइड से चलते हैं अगेन द सम ऑफ लोकेटर नंबर इज सेम 1 and 3। तो अगर दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड्स का लोकेटर नंबर का सम सेम होता है, वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच एग्जिस्ट एट हायर पोजीशन इन प्रायोरिटी टेबल। तो प्रायोरिटी टेबल में हमारा एल्कीन्स का पोजीशन एल्काइन से हायर है, इसलिए हम लोग प्रेफरेंस यहाँ पे डबल बॉन्ड के एंड को देंगे क्योंकि दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड्स का सम ऑफ लोकेटर नंबर सेम है। तो हमने यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 and 4, इस कंपाउंड का नाम होगा, 4 कार्बन का है तो ब्यूट, देन फर्स्ट कार्बन इज डबल बॉन्डेड कार्बन, ब्यूट 1 in एंड देन 4 वाइन। तो विनाइल एसिटिलीन का IUPAC नेम होगा ब्यूट 1 in 4 वाइन, विच मीन्स ऑप्शन सी। तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अभी हम लोग 80 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 80 में कंपाउंड हमें दिया है Br और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। सो इस कंपाउंड में अगर हम लोग इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड, इसलिए हम लोग नंबरिंग इस एंड से करते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा आ गया, दिस इज मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक है ब्रोमो। अल्फाबेटिकली पहले हमें ब्रोमीन को लिखना है, सो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, इट विल बी 4 ब्रोमो 3 इथाइल and then for 5 carbon atoms pent and locator number of double bond is 2, so pent 2-ene. So the nomenclature is 4 bromo 3 ethyl pent 2-ene. So 4 bromo, oh sorry, it is not ethyl, it is basically methyl. I am writing M here.
4 bromo 3 methyl pentoin. It is option B. So this is basically methyl group. By mistake I had announced or I had said ethyl group. So this will be your answer. So option B for question number 80. It is option B. Option B. Okay. Moving on to next 81. 81 में जो कंपाउंड हमें दिया है इसमें हमें ब्रोमीन का पोजीशन हाईलाइट करना है कि ब्रोमीन किस पोजीशन पे है, एलाइलिक पोजीशन और इट इज एट एराइल पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन और सेकेंडरी पोजीशन, व्हाट पोजीशन इट इज हैविंग। तो हम लोग देखते हैं इसमें CH3 CH एंड देन डबल बॉन्ड C एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग अ कार्बन टू विच ब्रोमीन इज बॉन्डेड और इसके बाद हमारा 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस। तो अगर हम लोग देखें दिस पोजीशन, this is basically allylic position, C double bond C single bond C, so this is allylic position, ये आपका allylic position है, this is allylic position। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है that is basically allylic carbon, that is allylic position। एराइल हो नहीं सकता because we are not having any phenyl group like that C6H5। विनाइलिक पोजीशन, so this double bonded carbon अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो ये विनाइलिक पोजीशन होता तो वो भी आउटरूल हो गया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेकेंडरी, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है दिस इज टर्शियरी कार्बन, व्हाई बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो 81 का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। 82 में हमें बोल रहा है which of these compound has maximum number of olefinic bonds। तो olefinic bonds जो है इसका मतलब है we have to talk about कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जहां पर भी डबल बॉन्ड 2 कार्बन एटम्स के बीच में है that bond is called as olefinic bond। तो हमें बस ये देखना है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें है। सो इन A we are having only 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो A में हम बता सकते हैं we are having 1 olefinic bond। बी में अगर देखें तो इसको ओलिफेनिक रेफर नहीं कर सकते। व्हेन वी टॉक अबाउट CH डबल बॉन्ड CH, तो ऑप्शन बी में भी हमारे पास एक ओलिफेनिक बॉन्ड है। ऑप्शन सी में देखें C डबल बॉन्ड C, सो दिस इज 1 ओलिफेनिक बॉन्ड एंड अगेन वी आर हैविंग 1 अनदर, 2 ओलिफेनिक बॉन्ड है और ऑप्शन डी में एक भी नहीं है। सो 82 का अगर हम लोग देखें ऑप्शन सी हमारा आंसर है। वाई बिकॉज ऑप्शन सी में जो कंपाउंड दिया है दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। सो ये आपका ओलिफेनिक बॉन्ड है और ये भी आपका ओलिफेनिक बॉन्ड है। सो वी आर हैविंग 2 ओलिफेनिक बॉन्ड्स। तो सबसे ज़्यादा हमारा ऑप्शन सी में है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 2 ओलिफेनिक बॉन्ड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। सो 83 में आपको ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया है, सो इन दिस न्यूमैन प्रोजेक्शन दिस इज आवर फ्रंट कार्बन और ये जो सर्कल इंस्क्राइब हुआ है दिस इज योर बैक कार्बन और रेयर कार्बन। तो यहाँ पे एक एटम है Z, यहाँ पे है H, यहाँ पे है H एंड एट दिस पोजिशंस वी आर हैविंग हाइड्रोजन ऑन द रेयर कार्बन, दिस इज ऑल्सो रेयर कार्बन हैविंग हाइड्रोजन एंड दिस इज OH ग्रुप। सो बेसिकली दिस रिप्रेजेंटेशन इज गॉश फॉर्म। तो हमसे पूछा जा रहा है अबव गॉश फॉर्म इज स्टेबल व्हेन, ये गॉश फॉर्म कब स्टेबल होगा, जब Z इनमें से कौन कौन सा ग्रुप्स होगा तो गॉश फॉर्म को स्टेबल करेगा। तो अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड का जब हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि एंटी पोजीशन जो होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन में वो सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन होता है। वाई बिकॉज एट एंटी पोजीशन वी कैन से दैट स्टेरिक स्ट्रेन इज नेग्लिजिबल। जो बल्कि ग्रुप्स का रिपल्सिव फोर्सेज होता है, रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। पीजर स्ट्रेन भी नहीं होता है, क्लिप्सिंग बॉन्ड्स वाला कोई भी वैसा मैटर नहीं होता है। तो वो दैट मॉलिक्यूल एंटी कन्फर्मेशन इज फ्री फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ रिपल्सिव इंट्रैक्शंस, तो एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है। बट अगर गॉश पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, इफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट गॉश पोजीशन, देन इन सच ए केस एक्सेप्शनली गॉश फॉर्म बिकम्स मच मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। तो यहाँ पे क्योंकि OH ग्रुप है विच मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे अगर डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस दे तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इस केस में गॉश फॉर्म हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। सो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा फ्लोरीन के केस में भी बन जाएगा, अगर Z के बदले फ्लोरीन रखें, OH रखें तब भी बनेगा और मिथॉक्सी ग्रुप रखें तब भी बनेगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स विच आर स्मॉल इन साइज। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इन सब के प्रेजेंस में गॉश फॉर्म बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। सो 83 का आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में जो कंपाउंड में दिया गया है CH2 CO2H which means C double OH and then we are having CH C double OH and CH OH C double OH। हमसे पूछा जा रहा है इसमें
फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स एंड स्टीरियोआइसोमर्स। तो पहले कायरल सेंटर्स देख लें। तो ये कार्बन हमारा कायरल नहीं हो सकता, वाई? बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू टू सिमिलर एटम्स। ये कार्बन कायरल होगा, वाई? बिकॉज इट इज बॉन्डेड टू H, COOH, दिस ग्रुप एंड दिस कंप्लीट ग्रुप, ऑल फोर आर डिफरेंट। ये भी कार्बन हमारा कायरल होगा। सो कायरल कार्बन हमारे पास इस कंपाउंड में कितने हैं? 2 हैं, 2 कायरल कार्बन है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बाहर चला गया, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन 1 है, इसमें कायरल कार्बन 3 है। सो आंसर हमारा बी और सी में से एक है, क्योंकि इन दोनों में कायरल कार्बन 2 दिया है। अब हमें नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स निकालना है। तो पहले देख लें कि क्या इस कंपाउंड में सिमेट्री पॉसिबल है। नहीं, दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, दिस कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। और जब हमारा कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होता है तो नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power n, एंड वेयर n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन, n होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो यहाँ पे स्टीरियोआइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2 to the power 2, 4। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। 84 का आंसर होगा ऑप्शन बी, because in B option it has been given that there are 2 chiral carbons and the number of stereoisomers is 4. Moving on to next 85. आपको देखना है इन चारों नॉमेनक्लेचर्स में से विच इज द इनकरेक्ट फॉर्म, कौन सा इसमें इनकरेक्ट नॉमेनक्लेचर है। तो ऑप्शन ए हमें बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन ए 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सो दीज आर 6 कार्बन एटम्स और नंबरिंग करते हैं इस पे 1 2 3 4 5 एंड देन 6। थर्ड पे हमें एक मिथाइल दिया है और फोर्थ पे हमें एक मिथाइल दिया है। तो अगर हम लोग इसमें नंबरिंग देखें तो नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम एनी एंड। आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो 3 पे पहला ब्रांचिंग आएगा, 4 पे दूसरा आएगा। इधर से भी चलोगे तो 3 पे पहला आएगा, 4 पे दूसरा आएगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ IUPAC। तो इसमें ये IUPAC नेम करेक्ट दिया है, इट इज 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बी। अगर बी पे हम लोग देखें तो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 एंड देन 5। और सेकेंड कार्बन पे हमारा 2 मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप है। So if we start numbering from left side, we are going to getting 2 branches at second carbon. आप अगर right side से चलते हो तो आपको second carbon पे एक ही branch मिलेगा। In such a case you have to move from left hand side, जहाँ से आपको multiple branches मिलते हैं। So इसका भी nomenclature जो दिया हुआ है correct है, 2,2,4 trimethyl pentane। Moving on to next C. C is 1 cyclobutyl 1 cyclopropyl pentane। Pentane means we are having 5 carbon atoms और first carbon पे आपका cyclobutyl ग्रुप है, दिस इज योर साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, और इसी कार्बन पे आपका साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है। सो 1 साइक्लोब्यूटाइल 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे कितने कार्बन एटम्स के हैं? 5 कार्बन एटम्स के हैं। तो ऑब्वियस है दिस विल बी सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूएंट। अल्फाबेटिकली जब हम लोग इसको लिखेंगे तो साइक्लोब्यूटाइल पहले आएगा। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट नोमेनक्लेचर। मूविंग ऑन टू डी। ऑप्शन डी पे आते हैं 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। पेंटेन मीन्स अगेन वी आर गोइंग टू टेक 5 कार्बन एटम्स और सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल देते हैं और थर्ड कार्बन पे एक इथाइल देते हैं। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमारा 5 कार्बन एटम्स का है। नंबरिंग कहाँ से करना है? अगर नंबरिंग हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से करें तो 2 पे पहला ब्रांचिंग है और 3 पे दूसरा ब्रांचिंग है। राइट हैंड साइड से चलेंगे तो हमारा 3 पे पहला ब्रांचिंग है, 4 पे दूसरा ब्रांचिंग है। तो चलना तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से ही है, इधर से नॉमेनक्लेचर करेंगे तो गलत होगा। तो ये नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। बट जब इसको लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली, ई पहले आएगा देन एम। तो इसको लिखने समय हम लोग को लिखना होगा 3 इथाइल एंड देन 2 मिथाइल पेंटेन। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। और ऑप्शन में क्या दिया है? 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। सो जो फोर्थ ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट IUPAC। तो इसलिए हमारा 85 का आंसर होगा डी। ABC जो भी नॉमेनक्लेचर है इनके स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हमने देख लिया कि दीज आर करेक्ट IUPAC। लेकिन इसमें क्या है कि वाइल राइटिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि अल्फाबेटिकली हमें पहले लिखना होता है, इसलिए पहले इथाइल को लिखेंगे अपने लोकेटर नंबर के साथ फॉलोड बाय मिथाइल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन बी। सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 86। आपको बोला जा रहा है ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर। इनमें से किसके लिए आपका सिर्फ 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल है? तो ऑप्शन ए में हमें दिया है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन मीन्स 1 2 3 एंड देन 4। तो अगर हम लोग इसका क्लोरीनेशन कराएं तो क्लोरीन किस किस पोजीशन पे आ सकता है? एक फर्स्ट कार्बन पे आ सकता है, वी विल गेट 1 क्लोरोब्यूटेन, प्लस एक सेकेंड पोजीशन पर आ सकता है, वी आर गोइंग टू गेट 2 क्लोरोब्यूटेन। सो दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन एंड दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पे हमें 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू ऑप्शन बी। जब हम लोग ऑप्शन बी पे आते हैं
2 for dimethyl pentane. 1, 2, 3, 4, 5 and then we are having 2 for dimethyl pentane. तो अगर हम लोग इसका क्लोरीनेशन कराएं तो इसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एक तो क्लोरीन इस पोजीशन पर आ सकता है, एक क्लोरीन इस पोजीशन पर आ सकता है और एक क्लोरीन इस पोजीशन पर आ सकता है। फिर यहाँ पे अगर डालेंगे तो रिपीट होगा। सो इन टोटल वी आर गोइंग टू गेट 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। तो ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा ऑलरेडी मैच कर चुका है ऑप्शन ए। फिर भी हम लोग नेक्स्ट का देखते हैं ऑप्शन सी बेंजीन। तो बेंजीन में आप कहीं भी क्लोरीनेशन कराएंगे तो आपका मोनोक्लोरो एक ही मिलेगा। बेंजीन में आप कहीं भी क्लोरीनेशन कराएंगे तो मोनोक्लोरो आपका एक ही मिलेगा। अगर हम लोग इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है तो ओनली वन सच आइसोमर इज गोइंग टू बी ऑब्टेन, 2-methyl pentane। व्हेन वी टॉक अबाउट 2-methyl pentane, 2-methyl pentane, तो इसमें बहुत सारे क्लोरो डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे क्लोरो डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मिलेगा 1, 2, एक यहाँ मिलेगा 3, एक यहाँ मिलेगा 4, एक यहाँ मिलेगा 5, यहाँ पे 5 मिलेंगे। सो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। तो 86 का आंसर होगा ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 87। द स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग आर ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH टू फॉर्म ऑक्साइन। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन है 2 डिफरेंट ऑक्साइन्स आर फॉर्म, देखना पड़ेगा। ऑप्शन बी 3 डिफरेंट ऑक्साइन्स आर फॉर्म। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन सी और डी पे देखें, कॉन्सेंट्रेट करें कि ऑप्शन सी में क्या लिखा है, ऑल ऑक्साइन्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑक्साइन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्साइन्स तो उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर्म करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी रूल आउट होता है। ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ए और बी में से ही कोई होगा। तो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज योर स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड। और इसका नेक्स्ट होमोलॉग तो इसमें CH2 ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा एसिटल्डिहाइड। ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। सो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड एंड दिस इज एसिटल्डिहाइड। इनका रिएक्शन कराना है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो अगर NH2OH के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ इसका भी रिएक्शन NH2OH के साथ कराते हैं, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जब हीट करेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ऑक्साइन का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे आ गया OH। सो फॉर्मल्डिहाइड से दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डोक्साइन। यहाँ पे आपका फॉर्मल्डोक्साइन का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मल्डोक्साइन। और यहाँ पे आते हैं, जब यहाँ पे इसको हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आपका बनेगा एसिटल्डोक्साइन, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ये एसिटल्डिहाइड से मिला है, सो दिस विल बी एसिटल्डोक्साइन। तो अभी देखने में हमें लग रहा है कि ये 2 ऑक्साइन में, लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग इस पे और ज़्यादा डिस्कशन करें, अगर हम लोग देखें कि ये फॉर्मल डॉक्साइन GI शो कर सकता है कि नहीं, तो ये GI शो नहीं करेगा, बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन इज बॉन्डेड टू सिमिलर एटम्स। तो अगर सिमिलर एटम्स या ग्रुप से बॉन्डेड है तो वो कंपाउंड GI शो नहीं करता है। सो फॉर्मल डॉक्साइन GI शो नहीं करेगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एसिटल्डोक्साइन, तो एसिटल्डोक्साइन में आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन से ये दोनों डिफरेंट है, तो ये GI शो करेगा। और जब ये GI शो करेगा तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक ये एग्जिस्ट करेगा सिन फॉर्म में और एक ये एग्जिस्ट करेगा एंटी फॉर्म में, विच मीन्स कि H और OH अगर सेम साइड हो गए डबल बॉन्डेड, C डबल बॉन्ड N के सेम साइड में HOH है तो वो सिन फॉर्म होगा, और अगर HOH अपोजिट साइड में चले गए तो ये एंटी फॉर्म होगा। तो एसिटल्डोक्साइन बेसिकली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और एक फॉर्म हमें फॉर्मल्डोक्साइन का मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो हमारे 2 ऑक्साइन नहीं बन रहे हैं, बेसिकली हमारे टोटल कितने डिफरेंट ऑक्साइन्स बन रहे हैं, 3 डिफरेंट बन रहे हैं, जिसमें एक तो है जो GI नहीं दिखा रहा है, एक जो GI दिखा रहा है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सो 87 का आंसर होगा ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन दिया है और इसका कन्फिग्रेशन हमें लिखना है। सो वेज पे क्लोरीन एंड ऑन डैश वी आर हैविंग हाइड्रोजन, ब्रोमीन इज प्रेजेंट in the paper plane as well as methyl group is present in the paper plane। तो on the basis of sequence rule पहले हम लोग इसमें प्रायोरिटी डिसाइड कर लें कि प्रायोरिटी का बेसिस क्या होगा, किसको 1 देना है, किसको 2 देना है। तो इसमें सबसे हाईयर एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का है, सो इट विल गेट प्रायोरिटी 1। उसके बाद हम लोग सेकंड प्रायोरिटी देंगे क्लोरीन को बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, देन कार्बन विल गेट थर्ड प्रायोरिटी 3 एंड देन हाइड्रोजन इज गोइंग टू गेट 4। तो प्रायोरिटी देने के बाद हमें मूवमेंट चेक करना है और ये भी चेक करना है कि जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप या जो भी एटम प्रेजेंट है वो किस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का जो एटम है वो डैश पे है। डैश का मतलब इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। उस केस में अगर हमारा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या एटम डैश पे होता है तो सिंपली यू हैव टू मूव फ्रॉम 1 to 2 to 2 to 3 और आपको मूवमेंट देखना है। अगर वो मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो द कॉन्फिगरेशन इज गोइंग टू बी आर फॉर्म और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एस फॉर्म।
तो अगर हम लोग 1 से 3 का मूवमेंट देखें, सो 1 to 2, 2 to 3 वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 to 2, 2 to 3 वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो हमारा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का एटम है वो डैश पे है, तो ये क्लॉकवाइज ही रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी आर फॉर्म, ये आर फॉर्म होगा। सो ऑन दिस बेसिस हमारा ऑप्शन होगा बी, हमारा ऑप्शन होगा बी, आर फॉर्म। सो बेसिकली बी और सी में ही था, आर होगा या एस होगा, इसको ई जेड में रिप्रेजेंट कर नहीं सकते क्योंकि ई जेड को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं दोज डेजिग्नेशंस इन जीआई। नेक्स्ट आते हैं 89 पे, क्वेश्चन नंबर 89। 89 हमारा ई जेड से रिलेटेड है। तो स्ट्रक्चर ए को देखें, वी आर हैविंग एफ, CS3 एंड H, और दूसरा है हमारा H, F, Br एंड I। सो दिस इज कंपाउंड A एंड दिस इज कंपाउंड B। दो कंपाउंड में दिया गया और इनका डेजिग्नेशंस बताना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, A का क्या होगा और B का क्या होगा। तो अगर हम लोग इस कार्बन के अराउंड देखें तो दिस इज गोइंग टू हैव गेट हायर प्रेफरेंस और ये होगा हमारा लोअर प्रेफरेंस। यहाँ पे अगर देखें तो आउट ऑफ फ्लोरीन एंड कार्बन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाई है तो ये हो गया आपका हायर प्रेफरेंस, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन तो ये हो गया लोअर प्रेफरेंस। तो अगर हायर प्रेफरेंस ग्रुप सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, सो दिस इज गोइंग टू बी जेड फॉर्म। सो ए इज बेसिकली जेड। अभी बी पे देखते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो आयोडीन इज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, ये हो गया आपका हायर प्रेफरेंस। ब्रोमीन का लेस होता है इन कंपैरिजन टू आयोडीन, ये हो गया आपका लोअर प्रेफरेंस। यहाँ फ्लोरीन का हो गया हायर प्रेफरेंस और हाइड्रोजन का हो गया लोअर प्रेफरेंस। अब हम लोग देख रहे हैं कि कंपाउंड बी में हायर प्रेफरेंस वाले जो ग्रुप्स हैं ये डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड्स पे है, तो ये हो गया ई फॉर्म। तो ए होगा हमारा जेड फॉर्म और बी होगा हमारा ई फॉर्म। तो ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन इन डी वी कैन सी दैट ए इज जेड एंड बी इज ई। सो 89 का आंसर होगा डी, 89 का आंसर होगा डी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 90। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया हमें CS3 एंड देन CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH। सो वी आर हैविंग मोर देन वन डबल बॉन्ड। तो उस केस में हमें सबसे पहले ये देखना है कि वेदर दिस एल्कीन इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा टर्मिनल एंड है, यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है और यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन से दैट दिस एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल। ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, और जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा तो हमारा GI जो निकलेगा फॉर्मूला से, दैट इज 2 to the power n, where n is the number of double bonds around which GI can be exhibited। तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड के अराउंड GI एग्जिबिट होगा वो n का हमारा वैल्यू है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है हमारा, दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू H एंड मिथाइल बोथ आर डिफरेंट, दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू H एंड दिस कंप्लीट ग्रुप बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे GI एग्जिबिट होगा। और इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखें तो यहाँ भी इस कार्बन के साथ H और Cl दोनों आपस में डिफरेंट है, इस कार्बन के साथ H एंड दिस कंप्लीट ग्रुप बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ भी GI एग्जिबिट होगा। तो n की वैल्यू हमारी 2 हो गई, तो ऑन दिस बेसिस हमारा GI हो जाएगा 2 to the power 2 विच इज 4। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सो फॉर 90 आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 91 पे। 91, सो इन 1 टेट्रासाइनोमीथेन विच मीन्स 1 carbon and then 4 CN groups. So this is going to be your tetracynomethane। और इसमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का रेशियो देखना है। तो देखते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो सिग्मा इज टू पाई हो गया हमारा 8:8 विच मीन्स 1:1। ओके, तो रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स 1:1। तो इसमें बेसिकली 1 है। अगर हम लोग 2 पे जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं, और पाई बॉन्ड्स भी कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। तो यहाँ भी सिग्मा इज टू पाई आपका आएगा 1:1 विच मीन्स 1। यहाँ भी 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड बेंजीन पे। दिस इज योर बेंजीन डबल बॉन्ड एंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगर इसमें देखें तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। These 6 are CS sigma bonds and then CC 7, 8, 9, 10, 11 and 12। सो सिग्मा बॉन्ड 12 है यहाँ पे, और पाई बॉन्ड कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो सिग्मा इज टू पाई यहाँ पे हो गया 12:3 विच मीन्स
4:1, तो 4 आ गया। एंड नंबर 4 में देखते हैं, हमें दिया है 1,3-ब्यूटाडाइन। सो 1, 2, 3 and 4, 1,3-ब्यूटाडाइन। सो 1 कार्बन इज डबल बॉन्डेड एंड 3rd कार्बन इज डबल बॉन्डेड। ब्यूटाडाइन मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स वी आर हैविंग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। सो सिग्मा बॉन्ड्स आर 9 एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट पाई बॉन्ड हमारे पास 2 है। पाई बॉन्ड इज 2। सो सिग्मा इज टू पाई आपका आता है 9:2 विच इज 4.5। अब आपको देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सो ऑप्शन ए सेज 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 में और 2 में सिग्मा इज टू पाई का रेशियो सेम है एंड देन 3 इज हैविंग ग्रेटर वैल्यू। सो 3 में हमारा 4 आ रहा है तो इसका वैल्यू ज़्यादा है और सिग्मा पाई का रेशियो अगर देखें 4 का सबसे ज़्यादा है 4.5। सो ऑन दिस बेसिस ऑप्शन ए, तो 91 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, 1 is equal to 2 and then 3 and then 4. In this order it is increasing. Moving on to next, question number 92. The number of primary, secondary and tertiary amines possible with molecular formula C3H9N. So we are having C3H9N. आपको बताना है कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो 3 कार्बन का अगर हम लोग चेन देखें 1, 2, 3, तो एक NH2 ग्रुप हम लोग यहाँ दे सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी प्राइमरी एमीन। फिर हम लोग इस NH2 का पोजीशन चेंज करके दिखा सकते हैं 1, 2, 3, और इस सेकंड कार्बन पे अगर NH2 को दे दे तो अभी भी ये हमारा प्राइमरी एमीन है। इट इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन एटम। तो ये पोजीशन 1, पोजीशन 2 पे ये 2 दिखा सकता है। सो 1 डिग्री एमीन हमारे पास कितने हो गए? 1 डिग्री एमीन हो गए 2। अभी 2 डिग्री की बात करें 1, 2 एंड देन वी कैन शो NH and then 3. So this is your 2 डिग्री एमीन। इसकी पॉसिबिलिटी एक ही है और एक 3 डिग्री एमीन दिखा सकते हैं 1, 2 and then 3. दिस इज योर 3 डिग्री एमीन। तो प्राइमरी एमीन 2 मिलेगा, सेकेंडरी एमीन हमें 1 मिलेगा और टर्शियरी एमीन हमें 1 मिलेगा। सो 2, 1, 1 ऑन दिस बेसिस ऑप्शन सी। तो 92 का आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे 92 क्वेश्चन नंबर 92 पे हम लोग का जो सेक्शन है ऑर्गेनिक का ये खत्म होता है। So you can have a look on the solution and you can just clear your doubts. अब करेंगे डिस्कस सेक्शन 2 को, सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी में ये भी यानी कि अपना जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 90 में देख रहा है फॉर्मेशन ऑफ विच इज लीस्ट फेवर्ड एनर्जेटिकली। किसका जो फॉर्मेशन होगा वो लीस्ट यानी एनर्जेटिकली होगा, उसमें एनर्जी यानी कम इवॉल्व होगी। तो आप देखिएगा हमें सबका यानी कि जैसे Li माइनस बनाना है, B माइनस बनाना है, B माइनस बनाना है, ठीक है, F माइनस बनाना है, तो सब में एक एक जो इलेक्ट्रॉन हमें क्या कराना है, ऐड कराना है। ओके, चलिए तो देखो अपने पास कौन कौन सी है। ठीक है, लिथियम है, बेरिलियम है, देन बोरॉन भी है, ठीक है, और अपने पास फ्लोरीन है। अब इनके ECG देखिएगा। ठीक है, अगर मैं इनके ECG की बात करूं तो देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो एटॉमिक नंबर 3 है, ECG क्या हो जाएगा लास्ट में जाके 2s1। इसका क्या हो जाएगा 2s2। इसका क्या हो जाएगा 2p1। ये क्या हो गया आपके पास 2p5। ठीक है, अब चेक कीजिएगा अगर हम लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, ठीक है, तो वो s1 से कैसा हो जाएगा s2 हो जाएगा। तो जब s2 होगा तो स्टेबिलिटी गेन करेगा, तो s1 से s2 होगा तो लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल होगी। रिएक्शन फेवरेबल होगी तो रिएक्शन क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व होगी। अच्छा S2 के पास आइएगा, S2 ऑलरेडी क्या है, फुलफिल्ड है। ठीक है, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड है। अब सोचिएगा कि अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2p1। तो S2 यानी कि p1 बनना है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बनना है। तो अगर स्टेबिलिटी लूज करेगा तो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ये अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहेगा। तो इसमें अगर एनर्जी जो स्टेबिलिटी लूज नहीं करेगा तो इसमें एनर्जी कितना इवॉल्व होता है 0, जिसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, बाकी अगर बोरॉन में देखें नो डाउट बोरॉन में यहाँ स्टेबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बोरॉन का क्या है P1 से P2 हो रहा है, बोरॉन P1 से P2 होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ कंसेप्ट किसका लगाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो बोरॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट किसमें हो जाएगा P6 में, तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन करेगा तो ये एनर्जी क्या करेगा रिलीज करेगा।
तो अगर देखा जाए तो यहाँ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर ऑर्डर देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा कौन होगा, फ्लोरीन में एनर्जी रिलीज होगी, देन किस में होगी, बोरोन में, देन किस में होगी, लिथियम में, और सबसे कम किस में, बेरिलियम में। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट कितना है, 0 है। ठीक है, तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा तो लिस्ट यानी फेवर्ड एनर्जेटिकली कौन होगा, B-1। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर इज B। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीसीज। अब देखो अपने यहाँ कौन कौन से 4 एलिमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 94 के लिए बात करें तो 4 एलिमेंट है आपके पास, कौन कौन सा है। ठीक है, आपके पास एक ऑक्सीजन है, दूसरा आपके पास फ्लोरीन है, सल्फर है और क्लोरीन है। ठीक है, ECG की बात करें तो इसका क्या है, 2p4। इसके लिए बात की जाए तो इसका क्या है, 3p4। क्लोरीन का कितना है, 3p5, और यहाँ पे कितना है, 2p5। ठीक है, तो आप देखिएगा अगर हम जो है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्मली हम देखेंगे यहाँ पे जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का तो यहाँ कोई कंसेप्ट बनता नहीं है क्योंकि P4 भी इनकम्प्लीट है और P5 भी इनकम्प्लीट है। सेम एयर P4 और P5 ये भी इनकम्प्लीट है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा H का जो साइन होगा वो भी ज्यादा नेगेटिव होगा। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन में कहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, फ्लोरीन में। सल्फर और क्लोरीन में भी कहाँ ज्यादा होगी, क्लोरीन में, क्योंकि क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सल्फर से ज्यादा है और फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन से ज्यादा है, नो डाउट। अब बात करते हैं, अगर कंपेयर करें ऑक्सीजन और सल्फर में, फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम बात करते हैं तो हमें मालूम है ना, जैसे ऑक्सीजन की और फ्लोरीन जो है, मान लीजिए यहाँ पे अगर जो बात करें सेकेंड, ठीक है, पीरियड का एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट और कौन सा, थर्ड पीरियड एलिमेंट। अगर यह बात की जाए जैसे फ्लोरीन है और क्लोरीन है, हमें मालूम है कि साइज की बात करें तो साइज किसका ज्यादा है, साइज जो है क्लोरीन का ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन का साइज ज्यादा होने के कारण और यहाँ फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम रेशियो है ना। तो अगर यहाँ बात करें तो जब हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होने के कारण जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होना है उसका कुछ पार्ट किसमें कंज्यूम हो जाता है, इस फोर्स ऑफ रिपल्सन को जीरो करने में, मिनिमाइज करने में, जीरो करने में। तो यहाँ पे देखा जाए तो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जबकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट में यहाँ पे रिपल्सन क्या है, कम है। रिपल्सन कम है तो यानी कि कम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा किसमें, रिपल्सन में, तो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी बच जाता है जो रिलीज हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट में, थर्ड पीरियड की एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सेकंड से ज्यादा होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करोगे तो विद नेगेटिव साइन। तो अगर फ्लोरीन और क्लोरीन में देखा जाए तो किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का। ऑक्सीजन सल्फर में सेम एयर कंसेप्ट लगेगा। अब यहां कंपेयर कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, फिर देन फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन सल्फर का कंपेयर करें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। ठीक है, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन, ये करेक्ट हमें ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा अपने को, 94 का करेक्ट आंसर होगा सी। और आई होप आपने यही किया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द ग्रुप गिवन इज। अब बात समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का पर्टिकुलर यानी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्या है कि पूरे ग्रुप की यानी प्रॉपर्टी होती है। ये बॉन्डेड एटम्स के बीच में होगा तो पूरे यानी कि ग्रुप की प्रॉपर्टी होगी बेटा। तो अगर यहां बात की जाए तो हमारे पास कौन कौन है, देखो आप जो है हमें मालूम है, क्वेश्चन नंबर 95 के लिए बात करें, हमें मालूम है कि जितना ज्यादा पार्शियल यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अगर बॉन्ड जो है ग्रुप की बात की जाए तो। अब यहां बात की जाए, देखो अपने पास 4 ग्रुप है। एक कौन सा है, CH3 ग्रुप है। एक कौन सा है, अगला दे रखा है आपको CF3 ग्रुप। एक आपको क्या दे रखा है, CF3 ग्रुप है। एक आपको दे रखा है C साइनाइड ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड्स N। और एक आपको दे रखा है OH। अब देखो,
अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता ही होगा। नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, ठीक है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन, ठीक है, देन ब्रोमीन, देन सल्फर, देन आयोडीन, देन कार्बन, देन फॉस्फोरस, देन हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन से भी कम कौन है, बोरोन है, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या जो है प्रॉपर्टी है कि जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। कार्बन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन है। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन अट्रैक्ट करेगा, कार्बन अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा कि नहीं। अब देखो कार्बन फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या करेगा कि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर को फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। जब फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, जिसमें हम डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं, तो अब देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा तो बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगा, तो उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक। अब सी और एन की बात की जाए, कार्बन में नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन है, ठीक है। जब कार्बन ज्यादा, यानी कि ये नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे भी अगर इस कार्बन की बात की जाए तो ये नॉर्मली क्या है, sp है, लेकिन ये हाइब्रिडेशन वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ एटम अलग अलग है। तो इस कार्बन के लिए बात की जाए तो यहाँ कार्बन पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन कारण है कि यहाँ 3 फ्लोरीन का इफेक्ट है, यहाँ 1 नाइट्रोजन का इफेक्ट है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा कि कैपिटल यानी कि बड़ा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा विद रेस्पेक्ट टू कार्बन, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा, कार्बन से ज्यादा होगा। तो अब हमें वही चार्ज इफेक्ट देखना है, तो सबसे ज्यादा चार्ज क्रिएट कहाँ हुआ, जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, CF3 का। देन दूसरा कौन है, ठीक है, साइनाइड। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा कौन होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ तीसरा, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये होगा कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी क्रिएट करे, जो है चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन कार्बन क्या है कि 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ -3 यानी कि चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, पार्शियल यानी कि -3 डेल्टा, तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज क्रिएट हो रहा है कि नहीं, तो ज्यादा चार्ज क्रिएट हो रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। तो तीसरे नंबर पे कौन होगा, ऑक्सीजन, और चौथे नंबर पे कौन होगा, CH3 मिथाइल क्लो। तो करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा अपना, करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा कि CF3, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा अपना, ये बन जाएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, CF3, देन उससे जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ठीक है, CF3 के अलावा कौन होगा, साइनाइड होगा, साइनाइड के अलावा कौन होगा, ठीक है, OH ग्रुप होगा, और OH से कम कौन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, CH3, ठीक है। वैसे भी ऑक्सीजन और कार्बन की बात करें तो यहाँ भी हाइड्रोजन दोनों तरफ सेम है, तो ऑक्सीजन की यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कार्बन से ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 95 का जो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा C। ओके डियर, चलिए अगला क्वेश्चन। भाई ये देखो अपने को याद रखना पड़ेगा, और हमने आपको बताया भी है कि एम्फोटेरिक यानी हाइड्रोक्साइड, तो कौन कौन बनाते हैं एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, नॉर्मली क्या होते हैं, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बनाते हैं। अब याद करो, इसका मैंने आपको लिस्ट जो है बनवाया है, लिस्ट क्या है इसका, ठीक है, ये था ZnBe, ठीक है, Al, Ga, Pb, Sn, Sb होगा, देन Mn, ठीक है, Cr एंड वनेडियम। इसके कुछ गिने चुने हैं, वो अपन डी ब्लॉक में आपको पता ही है। अब देखो इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि जनाबे अली गाओ पंजाबी सॉन्ग, सबका मन करे वाह, सबका मन करे क्या, वाह, सैफ अली खान वाला वाह, है ना बेटा। अब देखो याद करो कि बेरिलियम यानी जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, लेड के दोनों, ठीक है, इसका PbO भी यानी कि प्लम्बिक ऑक्साइड भी और प्लम्बस ऑक्साइड दोनों, टिन के दोनों, एंटीमनी के यानी Sb2O3, ठीक है, Mn का नॉर्मली Mn2O3, क्रोमियम का Cr2O3 और वनेडियम का V2O5। ये ऑलमोस्ट क्या है, एम्फोटेरिक है। तो अब हमें यही लिस्ट ढूंढना है कि इसमें कौन कौन से मिल रहे हैं। देखो इधर एल्यूमिनियम है, यस सर। Li कैसा है, Li कैसा होता है, बेसिक। इधर कौन है, मैग्नीशियम है। इधर कौन है, Mg कैसा है, बेसिक है। इधर क्या है, ये BOH होल्थराइस,
ठीक है, BOH होल थ्राइस क्या बेटा, इसको हम H3BO3 कहते हैं, बोरिक एसिड, इसको H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक है। अब यहाँ डी ऑप्शन में देखिएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या है, दोनों ही एम्फोटेरिक है। जनाबी अली में आ गया भाई, याद रखना। तो 96 का आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है, तो हमें देखना पड़ेगा, 1 बाई 1 करके डिस्कस करना है। तो क्या देखें इसमें, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चले। तो पहला ही ऑप्शन क्या कह रहा है कि देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि NH3PH3 ASH3 इधर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, बात सुनना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, फास्फोरस के पास एक लोन पेयर, आर्सेनिक के पास लोन पेयर। यहां जो एसिडिक कैरेक्टर कह रहे हैं वो हम किसके ब्याह पे कह रहे हैं, लोन पेयर, यानी कि जो है डोनेट करने की टेंडेंसी, ठीक है। अब देखो अमोनिया है, अमोनिया का साइज छोटा है, साइज छोटे होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देगा। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बेटा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सेंट्रल एटम का, तो लोन पेयर जो डिस्पर्ज होती जाएगी, लोन पेयर क्या होगी, डिस्पर्ज होती जाएगी। तो वहां से लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, कम हो रही है। लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, ठीक है। तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो रही है, तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कौन सा बेसिक कैरेक्टर, लुईस बेसिक कैरेक्टर। अगर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा, अगर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी की भी आप पे बोल सकते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो उसके ब्याह पे भी इसको एसिडिक स्टेंसी जो कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब ढूंढना हमें क्या है, इनकरेक्ट। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाई लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये दे रखा है। तो इसको भी चेक करेंगे सही है कि गलत है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए जैसा अलग से, चलो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इनके ECG लिखो, तो हमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए I1, तो हम पहला इलेक्ट्रॉन क्या आउटर मोस्ट सेल में से निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट में से। तो ग्राउंड स्टेट में लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2s1, बेरिलियम कितना 2s2, बोरॉन कितना 2p1, कार्बन कितना 2p2। अच्छा S1 से S2, तो ऑब्वियसली किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। बेरिलियम और बोरॉन में देखा जाए तो क्या होगा, बेरिलियम की ज्यादा होगी, क्योंकि इसका S2 है, ये P1 है। तो इसका पेनिट्रेशन पावर जो है NH2 का 2s2 का पेनिट्रेशन पावर 2p1 से ज्यादा है। तो इस पे लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो जो है S2 पर P1 से ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली देखा जाए तो किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि S2 फुलफिल्ड है, P1 जो है इनकम्प्लीट है। तो S2 फुलफिल्ड है तो इसमें ये स्टेबल है, जब स्टेबल होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही टिपिकल होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी, फर्स्ट वाली किससे, बोरॉन से, ठीक है, E1 की लिथियम से। बोरॉन अगर कार्बन बात की जाए तो यहाँ स्टेबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है, कार्बन की ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे हम कंसेप्ट किसका लगाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोरॉन से ज्यादा है। तो यह सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी मिलेगी आपको, कार्बन की। वैसे भी अगर बेरिलियम और देखो कंपेयर करें तो यानी कि केवल जो स्टेबिलिटी का या कहें हाफ फील्ड फुल फील्ड स्टेबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है वो सिर्फ एडजेसेंट एटम्स के बीच में ही एप्लीकेबल है। किसमें, एडजेसेंट एटम्स के बीच में। तो यहाँ S2 और 2p2 में बात की जाए तो जो है बोरॉन और कार्बन के बीच में हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम से ज्यादा है। फिर कौन होगा, बेरिलियम। अब बेरिलियम से कम कौन है, अब लिथियम और बोरॉन में जो है चेक करें तो बोरॉन का जो है इफेक्ट, यहाँ भी कंसेप्ट यानी किसका नहीं लगेगा, इफेक्ट उसका जो है स्टेबिलिटी का। यहाँ कंसेप्ट हम किसका लगाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो S1 और P1 तो यानी कि बोरॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिथियम से ज्यादा है, ठीक है। तो हमें करेक्ट ये मिलेगा, जो करेक्ट मिलेगा, और ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है। तो बी आंसर हमारा इनकरेक्ट है। बाकी हम और को भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है,
सी ऑप्शन कह रहा है कि बेसिक कैरेक्टर बिल्कुल। अब देखो एलिमेंट हमें कौन कौन से दिए हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और इधर पोटेशियम है। ठीक है, आपको पता ही है कि अगर हम इधर जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब बात सुनना। अब हमें मालूम है कि मेटालिक जो ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा मेटालिक होगा वो उतना ही ज्यादा उसका ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन बात कंपेयर की जाए तो देखो नो डाउट कि मेटालिक कैरेक्टर इधर ज्यादा है, सोडियम जो है पोटेशियम में पोटेशियम ज्यादा है, तो मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका, ठीक है, पोटेशियम, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम और देन एल्यूमिनियम। तो अगर इनके ऑक्साइड की भी नेचर देखेंगे तो इधर यानी अगर मैं ऑक्साइड देखूं इसके ऑक्साइड का नेचर, तो ऑक्साइड का नेचर भी क्या होगा, ऑक्साइड नेचर क्या होगा इनका, बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन, पोटेशियम का ऑक्साइड, देन सोडियम का ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम का, और एल्यूमिनियम का तो पता ही है एम्फोटेरिक होता है, एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो सी है, ये सी ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। अब आइए डी के पास। नो डाउट यहाँ तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या दे रखा देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। नो डाउट इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। ठीक है, डाउन द ग्रुप चलते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नो डाउट। तो अपना जो 97 का जो आंसर है वो 97 का जो इनकरेक्ट दिया है रॉन्ग, दैट इज बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। अब देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्या कह रहा है, एन एलिमेंट हैज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज एज, इसकी फर्स्ट सेकंड ये सब दे रखा है, तो फर्स्ट यानी 940 है, 2080, 3090, 4140, 7030, 7870, फिर 4600 एंड 59500। ठीक है, टू विच ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज दिस एलिमेंट बिलोंग। बहुत सिंपल है यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर आइएगा। क्या कह रहा है कि देखो यहीं पे समझ लेते हैं इसको कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लेकिन सिक्स्थ और सेवंथ के बीच में एकदम सडन गैप हो गया। कंसेप्ट क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एनी एलिमेंट ऑलवेज, ठीक है, आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होंगी वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला है देखो, इसमें भी आपको बताया था कि अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन जो है एनर्जी के बीच में अगर डिफरेंस लार्ज आ जाता है, लार्ज डिफरेंस का मतलब 4 to 5 टाइम्स का या उससे ज्यादा का डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकाल रहे हैं। तो चेक कीजिएगा, अगर यहां बात करें तो यहां आपको ये मिलेगा कि अचानक से आयनाइजेशन एनर्जी 6 और आयनाइजेशन एनर्जी 7 में जो डिफरेंस है वो काफी लार्ज है। लार्ज का मतलब 4 to 5 टाइम्स से भी यानी डिफरेंस है उससे ज्यादा है, तो 4 to 5 टाइम्स का। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन नंबर 7 है वो एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको तो हम जो है काउंट करेंगे नहीं। तो नॉर्मली क्या है कि इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो 6 अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो नॉर्मल इनका ईसीजी क्या होता है, जिसके 6 है वो NH2 NP4। जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उनका ईसीजी क्या होता है, NH2 NP4। अब बात करते हैं कि ये कौन से ग्रुप नंबर से है। तो याद करो, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर के लिए हमने क्या बताया था, ये बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, और कहें तो एनपी सबसेल। ठीक है, एनपी सबसेल प्लस एक और क्या लगाए थे, प्लस 12। तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, एनपी में 4। 12 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि पी ब्लॉक जब शुरू होता है ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है, उससे पहले पीरियोडिक टेबल में 12 ग्रुप, 10 किसके, डी के, 2 एस के पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ग्रुप नंबर कितना मिलेगा, 16। ग्रुप नंबर 16 क्वेश्चन जो है आंसर ए। तो 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है बेटा, 99 अमंग द फॉलोइंग
ऑक्साइड विच इज लीस्ट एसिडिक, याद करो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो भाई हमें बात करना है, तो देखो चेक करो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन है, बोरॉन है, कौन है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और एल्यूमिनियम है। अगर हम इधर जाएंगे तो ऑक्साइड का, ऑक्साइड के लिए बात की जाए तो ऑक्साइड का, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इधर एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कंपेयर करें तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, नाइट्रोजन का। बोरॉन एल्यूमिनियम में देखा जाए तो कौन ज्यादा एसिडिक, बोरॉन का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, NO2, NO2 से कम एसिडिक कौन होगा, CO2, CO2 से कम एसिडिक कौन होगा, B2O3, ये तो बोरिक एसिड बनाता है। अब आइए Al2O3, तो Al2O3 का बेटा जो नेचर है ना वो दोनों का है, शो करता है, यानी एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब है कि ये एसिड से भी रिएक्शन करता है, बेस से भी रिएक्शन करता है। तो कहने का मतलब इसमें एसिडिक बेसिक दोनों प्रॉपर्टी एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली ये सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा, Al2O3, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो लीस्ट एसिडिक कौन है, Al2O3, ठीक है। तो 99 का करेक्ट आंसर व्हाट, ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 100, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट हेल्प इन द प्रिडिक्टिंग, क्या प्रिडिक्ट करता है एलिमेंट की इलेक्ट। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर वो किसी भी एटम का, ठीक है, सिंगल प्रॉपर्टी यानी सिंगल एटम का प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो ग्रुप में चलता है, पेयर में चलेगा। अब मान लो कि दो एलिमेंट मान लीजिए ए, इस तरीके से आपने दे दिया, ठीक है। और कहें तो चलो और सिंपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने दो एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन दोनों सेम एलिमेंट है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो अब बताइए इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों इक्वली बेईमान है। जब इक्वली बेईमान है तो यहाँ चार्ज कितना डेवलप होगा, 0, यहाँ भी चार्ज डेवलप कितना होगा, 0, ठीक है। अगर चार्ज डेवलप 0 हो रहा है तो हम क्या निकालेंगे, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, Q × D। चार्ज कितना, 0, डिस्टेंस मान ले कुछ भी है, तो डायपोल मोमेंट कितना आया इसका, 0 आया। डायपोल मोमेंट 0 आया तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। कैसा हुआ, नॉन पोलर। अब आइए दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं डिफरेंट एलिमेंट का। मान लो बेटा H सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, दोनों अलग अलग एटम है। दोनों में ज्यादा बेईमान कौन, चीटर, क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो देख यहाँ पे चार्ज कैसा क्रिएट होगा, नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा क्रिएट होगा, पॉजिटिव। अगर म्यू को निकालें तो इसका चार्ज भी 0 नहीं है, डिस्टेंस भी 0 नहीं है, तो इसका डायपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा। जब डायपोल मोमेंट 0 नहीं है तो ये कैसा हुआ, पोलर हुआ। बेटा ये पोलर नॉन पोलर हम किससे बता रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यूज होती है किसी भी एलिमेंट की, वो हमें किस में बताएंगी कि पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। देखो डायपोल मूवमेंट है, ये तो टोटल यानी कि बताएगा डायपोल मूवमेंट। तो अब मान लेंगे सपोज करो, देखो C डबल बॉन्ड, ठीक है, इसका भी देख बेटा डायपोल मूवमेंट इधर रहेगा, इसका डायपोल मूवमेंट इधर रहेगा, लेकिन CO2 का ऑलमोस्ट कितना रहता है डायपोल मूवमेंट, 0, ठीक है। तो कहने का मतलब पोलरिटी से ही हम जो डायपोल मूवमेंट का कंसेप्ट है ये भी किससे आया है, पोलरिटी से, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेनली किसको डिफाइन करता है, याद रखना पोलरिटी ऑफ बॉन्ड को। ओके डियर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 100 आंसर इज ए। आई होप आप सभी ने अच्छा पेपर किया होगा ये सब, और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। So thank you very much for this session and all the very best for your next ANTS paper. Thank you very much.